हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पर स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक। ये सेशन हमारा यूट्यूब पर लाइव है, तो सभी बच्चे जितने हमारे यूट्यूब पर बैठे हैं उन सभी दर्शकों का भी एक बार हार्दिक अभिनंदन, एक बार हार्दिक स्वागत मैं यहां पर करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक, इससे पहले हमने आज एफएम एसएम का पहला फास्ट ट्रैक का लेक्चर लिया और इस लेक्चर में हम कॉस्ट की बात करेंगे और एक लेक्चर आज इवनिंग के लिए जो है एक इवनिंग के लिए जो है शेड्यूल्ड है, दैट इज द एडवांस अकाउंट लेक्चर नंबर 1 और वो भी लेक्चर हमारे यूट्यूब पर लाइव ही होगा, तो आप सभी बच्चे उस लेक्चर में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक, काफी सारे बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सर पढ़ाओ पढ़ाओ सर बताओ कैसे होगा। तो बता दूं, इससे पहले एक फुल फ्लेज लेक्चर हमने बना दिया है जिसके अंतर्गत सारा डिटेल के अंदर अपन ने बातचीत कर लिया कि भाई मैं फास्ट ट्रैक में कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको क्या चीजें दूंगा, आपकी तरफ से मुझे जो है क्या चीजें चाहिए होंगी, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर एंड। और अगर आपको भी आने वाले अटेम्प्ट में, आने वाले एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ झंडे गाड़ने हैं तो आपको क्या क्या चीज साथ में पुत्र करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक है, जितने चैप्टर हैं सारे के सारे हमें करने हैं, सभी पूर्ण तरीके से जो है ऑल राउंड 360 डिग्री टाइप ऑफ तैयारी जो है की जाएगी। कौन कौन सी बुक्स में देने वाला हूं ये चीज ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। जैसे पुत्र हम आते हैं सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पर। क्या होता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग? व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? सर सब्जेक्ट का नाम ना सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सब्जेक्ट के नाम में कभी कॉस्ट रख देते हैं, कभी कॉस्टिंग रख देते हैं, कभी कॉस्ट अकाउंटिंग रख देते हैं, तो कभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रख देते हैं। भाई शेक्सपियर साहब ने कहा था व्हाट्स देयर इन अ नेम, बात तो अंदर आप वही करने वाले हो ना, चाहे नाम उसका कुछ भी रखते जाए। जैसे इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2023 वाले अटेम्प्ट तक कॉस्टिंग होता था ग्रुप 1 के अंदर, अब कहते भाई हम इसको ग्रुप 2 के अंदर ले आए, तो क्या ग्रुप 2 के अंदर आने से इसका जो रंग रूप है, अंदर का जो चीजें हैं वो चेंज हो गई क्या? जी नहीं, सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है कि भाई पहले तुम ग्रुप 1 में थे, अब तुम्हें हम ग्रुप 2 के अंदर ले आए। उसके अलावा चेंजेस कहाँ कहाँ है, फिर से जो हमारा मेन फर्स्ट लेक्चर हो चुका है उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर चेंजेस की बात कर ली थी, फिर भी अगर जानना चाहो तो ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर होता था जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो वाला चैप्टर अब न्यू सिलेबस से निकाल दिया गया है, उसके ऊपर अब क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यू सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पुराने सिलेबस तक ही सीमित रह गया। सीधा जो है अपने सब्जेक्ट मैटर पर आ जाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हमने कहा जी अकाउंटिंग कर रहे हैं किस चीज की? खर्चे की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग ऑफ द फाइनेंसेस, वो सारी बातचीत करता है, पैसा कहां से आया, कितना आया, हमारे खर्चे क्या क्या हो गए, कौन से हमारे बिजनेस से रिलेटेड थे, कौन से बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, और उसके बाद क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी थे, पूरे फाइनेंसेस के बाद शुरू से अंत तक कर लेता है, नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन यहां सब्जेक्ट का नाम क्या है पुत्र? कॉस्ट अकाउंटिंग। मींस आपको अकाउंटिंग किस चीज की करनी है? कॉस्ट की, खर्चे दी अकाउंटिंग आपको करनी है। कहते यार इतना क्या हो गया, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही रहा था तो तुम्हें आवश्यकता क्या पड़ गई? वाई आर यू डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट? तो उसका भी रीजन है, उसका भी एक रीजन है। सबसे पहले आइए उसी रीजन पर बातचीत कर लेते हैं, उसी रीजन पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का पुत्र नामकरण कर दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का नामकरण कर दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने क्या बोला यार, मान लो ये एक टाइमलाइन है, ये एक पर्टिकुलर ईयर है आपका, दिस इज द ईयर, ये ईयर की बिगिनिंग हो गई और ये आपके ईयर का एंड हो गया, ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ ईयर, और ये हो गया जी एंड ऑफ ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है आप ना यहां आ जाओ, पहले आप ना यहां आ जाओ, एक बार पूरा साल खत्म तो होने दो। कहता फिर देखो हम तुम्हें ना बड़े सारे एनालिसिस करके बताएंगे। मैंने क्या करके बताओगे? कहता देखो ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया, बाई चांस अगर लॉस है तो वो कितना हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बताऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता, हमने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, अब तो ये बता जब हमने ये ईयर स्टार्ट किया, अगर उस ईयर के स्टार्ट में ही मान लो ये फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ के दौरान ही मान लो कोई दिक्कत आ गई, कोई खर्चा मेरा ज्यादा हो गया, फिर मुझे लॉस आने लग गया, तो मैं क्या करूं? क्या मैं पूरे साल की प्रतीक्षा करूंगा? फाइनेंशियल वाले के पास तो जवाब ही नहीं है, वो तो चुप ही हो गया, खड़ा है चुप, क्योंकि वो कहता भाई मैं इस चीज की बात नहीं करता, मैं तो तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कितना आया, एक पी एंड एल सजा दूंगा, वहां से तुम देख लेना। लेकिन जो रियलिटी में बातचीत है भाई, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है भाई जब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हेल्प नहीं कर रहा, मेरे खर्चे हद से ज्यादा निकल गए या फिर लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेडिंग लॉस ही हो गया, मुझे अपने मेन बिजनेस का लॉस हो गया, तो उसके बारे में मुझे कौन बताएगा?
कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो कि मुझे आकर राय देगा कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को सुधार सकता हूं। अब मैं पूरे साल तक तो वेट नहीं करूंगा, और ये थोड़ी है कि अगर पहले मंथ लॉस हो गया तो भाई पूरा लॉस कराते जाओगे और वेट करोगे लास्ट में देखने की कि भाई कितना लॉस हुआ। आपने अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम में अभी बचे हैं लेट से 3 महीने, आप रोज वेस्ट कर रहे हो। 3 महीने बाद एग्जाम में बैठ गए और उसके 2 महीने बाद जो रिजल्ट आप कहते हैं अरे मैं फेल हो गया यार। ओ भाई, अगर फेल नहीं होना तो शुरू से कंट्रोल करना था ना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता हम इन चीजों की बात नहीं करते। तो इन चीजों के लिए बना है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कहेगा भाई मैं पहले दिन से ही तुम्हारे साथ हूं। जब से तुम अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करोगे, जब से तुम अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करोगे, आई विल बी विद यू टू मेक श्योर कि आपको लॉसेज ना हो, आपका खर्चा एक हद से आगे ना बढ़े। और अगर खर्चा बाई चांस एक हद से आगे बढ़ रहा है तो टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की महत्वता समझ आती है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है। किन किन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, छोटा सा फटाफट से अगर बात करूं तो ये कहते हैं कि भाई हम तो ओवरऑल सिर्फ कॉस्ट की बात करेंगे। ये कहते हैं हम कॉस्ट की नहीं, हम तो ओवरऑल फाइनेंस की बात कर लेंगे, चाहे उसके अंदर खर्चा हो जाए या इनकम आ जाए। लेकिन नाम ही क्या है सब्जेक्ट का, कॉस्टिंग। यहां पर रेवेन्यू की बात तो की ही नहीं जा रही। रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, कितना आ रहा है, नहीं, रेवेन्यू की हद से बात की जाती है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। उसके अलावा रेवेन्यू का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके मेनली यूजर्स कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल, आपकी कॉस्टिंग के यूजर्स होते हैं इंटरनल, जो कि अंदर वाले लोग हैं, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, एनालिसिस करने के लिए वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली जाती। आपका मन कर जाए, आप कहते हैं यार ये हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले ये जो साबुन बनाते हैं ना, डव और पियर्स, मेरे को जानना है इसकी कॉस्टिंग कैसे हुई है। अगर मार्केट में 30 रुपए का बिक रहा है तो कितने रुपए का पड़ा, 20 का पड़ा तो 20 के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट है जी, नहीं वो आप तक चीज नहीं पहुंच सकती, वो इंटरनल है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है वो सारी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, तरह तरह के डिस्क्लोजर्स हैं, आपके पास हर एक चीज का एक्सेस हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल में जो फॉर्मेट्स हैं वो सेट होते हैं। आपको पी&एल कैसे बनाना है, आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, लेकिन यहां पर कोई सेट फॉर्मेट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स बनती हैं। और स्टेटमेंट किसी भी अंदाज से आप बना सकते हैं, बस इट शुड बी इतना उसके अंदर होना चाहिए रेलिवेंस की जो भी आप दर्शाना चाहते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, वो उसके यूजर को बड़ी डिटेल में आराम से जो है क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद अगर मैं कॉस्ट में बात करता हूं तो कॉस्ट की कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कॉस्ट में जो आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन सेट्स बनाते हैं उनकी कोई फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल की फ्रीक्वेंसी सेट है। फाइनेंशियल वाला तो बोल ही रहा है भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ ईयर कब खत्म हो फिर देखो तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने की वेट करता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है पुत्र सेट होती है, ईयरली फ्रीक्वेंसी, जबकि कॉस्टिंग में कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अभी बिल्कुल बेसिक हम इंट्रोडक्शन जाने कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या बुराई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि कॉस्ट अकाउंटिंग को आना पड़ा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊंगा। कहां चले गए हो जी, लैपटॉप जी, वापस आओ। निकम्मों की तरह भाग जाते हो, सोच रहे छुट्टी हो गई, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होने देंगे तो हार बा। हाँ जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हमें यहां पर ये समझ आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहा है भाई मैं ऐसा डिसिप्लिन हूं जो कि सिर्फ किसकी बात करेगा डिटेल में, कॉस्ट की। मैं सिर्फ कॉस्ट की बात करूंगा, बाकी मेरे साथ कोई बात मत करना। लेट्स से अभी अभी इसके बारे में और जानेंगे क्या क्या चल रहा है। मान लो जी आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे थे, इतने में आवाज लगाई किसने, इतने में आवाज लगाई किसने, मम्मी जी ने। मम्मी जी ने आपको 1,000 रुपए दिए। मम्मी कहते घर पे राशन खत्म है, फटाफट से जाकर राशन ले आ। आपने कहा मम्मी क्या क्या लाना है, मम्मी ने बोल दिया बेटा ऐसा करना, ठीक है। मम्मी ने बोल दिया बेटा प्याज ले आना, आलू ले आना, नींबू ले आना, धनिया ले आना। धनिया में तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, धनिया पुदीना मेथी इसमें तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा बेटा एक मूंग की दाल ले आना, 1 किलो चावल ले आना, 1 किलो आटा लेना, आधा किलो चाय पत्ती लेना, 1 किलो चीनी ले आना। 1,000 रुपए दे दिए मम्मी ने। मम्मी ने कहा जा बेटा ले आ सारा सामान। आप आए गए मतलब मार्केट गए, 1,000 रुपए लेकर सारा सामान लिया डिफरेंट डिफरेंट शॉप से, और घर आ गए। मम्मी को बोला आपने ये लो मम्मी जी 50 रुपए बच गए, 50 रुपए ले लो। अब मम्मी ने पूछा बेटा ये बता ये सामान जो है कौन कौन सी चीज कितने कितने रुपए की आई है। अब आप लेकर आए हो इतनी सारी चीजें, आपको कुछ तो याद है, आप कहते हैं हाँ प्याज का ये रेट था, आलू का बटाटा का ये रेट था, चीनी शायद इतने की मिली थी, लेकिन आटा कितने का था, चावल कितने के थे, दाल कितने की थी, कई सारी चीजों के आप भूल गए क्या रेट थे। आपने ऐसा नहीं मैं कह रहा कि टांका लगाया, मम्मी ने जो 1,000 रुपए दिए उसमें से कायदे से जो खर्चा हुआ वो आपने किया और बाकी का जो बचा लाकर दे दिया। ऐसा नहीं कि अपनी पॉकेट में कुछ डाला, कुछ चीज खा ली, कुछ समोसा खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया ना, आपने आकर मम्मी को दे दिया। लेकिन भाई मम्मी पूछ रही है बेटा बता तो दे कौन सी चीज कितने रुपए की, क्योंकि मम्मी के हिसाब से बचने चाहिए थे 150 रुपए जबकि बचे हैं 50 रुपए।
आपने तो 50 दिए ना, बचने चाहिए थे 150। तो यार आप सोचो, इतने छोटे से एग्जाम्पल में जहां पर कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही, कोई मिलियन बिलियन की गल नहीं हो रही, आप इस चीज में ही कॉस्ट भूल गए कि आपने कौन सी चीज कितने रुपए की खरीदी, आपका खर्चा किस आइटम पर कितने रुपए का लगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप भूल भी गए तो कोई ज्यादा आफत नहीं आ जाएगी, छोटा सा ही अमाउंट है। लेकिन सोचो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इस लेवल पर काम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, अगर वहां पर कॉस्ट का रिकॉर्ड ना रखा जाए तो भाई कितनी भयानक सिचुएशन आ जाएगी। वहां तो ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे सामने अगर ये फोन भी है ना, इस फोन का अगर सेलिंग प्राइस तय करना है तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी, इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी सबसे पहले। तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्टली रिकॉर्ड द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, वो अपने अंदाज में खर्चों को रिकॉर्ड करता है, अपने अंदाज में का मतलब जिस तरह से उसको यूज करना है उस इंफॉर्मेशन को। लेकिन कॉस्टिंग का जो यूज है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बेस पर हम देखेंगे कि यार कॉम्पिटिटर कितने रुपए का बेच रहा है, और अगर मैं इतने का बेचता हूं तो क्या मैं अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊंगा या मुझे कॉस्ट को और कम करना होगा। तो यहां पर हर एक आइटम ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, हर एक आइटम ऑफ कॉस्ट चाहे माइन्यूट से माइन्यूट भी हो, हम हर एक कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा रीजन क्या है, एक तो सेलिंग प्राइस निकालना, द सेकंड बिग रीजन इज दैट द कंपनीज डोंट वांट टू मिस आउट ऑन समथिंग। फॉर एग्जांपल, आपका बिस्कुट खाने का मन कर गया, आप कहते भाई गुड्डे बिस्कुट खाऊंगा, आप पहुंच गए शॉप पर, आप कहते भैया भैया एक गुड्डे बिस्किट दे दो, आपको पता है 10 रुपए का, आपने 10 रुपए निकाल लिए दिए और आप जाने लगे। वो कहता भैया भैया रुक जाओ, आपने कहा हाँ जी क्या हो गया, कहता है ऐसा करो 2 रुपए और दे दो। वो कहता भाई मैंने घुमा घुमा कर देखा, एमआरपी लिखा है बिस्किट के ऊपर 10 रुपए, और इंडिया में एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि बताता है कि आप एमआरपी से ज्यादा नहीं से। वो कहता भाई ज्ञान मत झाड़, ये ज्ञान मेरे को पता है, कंपनी ने जब ये बिस्किट बनाई ना, उन्होंने जो कॉस्ट थी सारी ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस 10 रुपए पर पहुंच गए। लेकिन जब ये पैकेट छप गए, प्रिंटिंग हो गई पैकेजिंग की, उसके ऊपर 10 रुपए का एमआरपी लिख दिया, तब ना कंपनी को याद आया कि उनका ना एक खर्चा था, सीए की सैलरी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने 4 सीए नहीं रखे थे, उनकी सैलरी ना वो लिखना भूल गए। उनकी जो साल की सैलरी है ना, उसको हमने बिस्किट के पैकेट से डिवाइड किया तो 2 रुपए की सैलरी बनती है, वो इस पैकेट में ऐड करना भूल गए, तो तू 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। कहते हैं देखो कंपनी की मेल भी आई हुई, उसने आपको कंपनी की मेल भी दिखा दी, कंपनी ने मेल भेजी हुई सभी रिटेलर्स को अपने कि भाई जब भी बिस्किट का पैकेट बेचो तो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। मुझे बताओ जी, मुझे बताओ जी, क्या आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दोगे? आपके सामने उस कंपनी की क्या इमेज रह जाएगी? आप कहोगे यार साफ साफ ठग रहे हैं। बात 2 रुपए की नहीं है, बात है कायदे की, बात है उसूल की। कहते हैं ये क्या बात हुई, तुमने 10 रुपए पैकेट पे लिख दिया और अब कह रहे हो कि 2 रुपए और दे दो हमें, ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो गलत बात होगी। तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जरूरी है कि भाई जब सेलिंग प्राइस तय हो उसके अंदर सारी कॉस्ट आप ऐड करो, कोई भी कॉस्ट अगर बच गई आपके पास उसके बाद कोई स्कोप नहीं है कि आप कर सको। और इतना हल्के में मत लेना, कल को भाई तुम लोगों ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी, कोई क्लाइंट आया कहता भाई मेरे लिए काम कर दो, आपने कहा ठीक है जी कर देंगे। आपने हवाबाजी में ऐसे अपने अंदाजा लगा लिया, आप कहते ठीक है इस काम के लिए, इस काम के लिए आपने कहा जी आपकी फीस होगी 1 लाख रुपए, कहता जी ठीक है डन, हैंडशेक हुआ, मतलब वर्बल प्रॉमिस हो गया और आपने एक तरह से एग्रीमेंट लिया, पार्टी आपको 20,000 रुपए एडवांस देके चली गई। जब एक्चुअल में उसका काम करना पड़ा आपको, तो आपको अपने 5 लोग 5 एम्प्लॉय वहां पर लगाने पड़े, और कोई 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन का काम नहीं, 2 महीने तक का वो काम था। आपने अपने 5 एम्प्लॉयज को 2 महीने के लिए कॉन्टिन्यूस उसी काम पे लगाया, आपको क्लाइंट ने 1 लाख रुपए दिए और आपका जो खर्चा हो गया इस असाइनमेंट को करने के लिए वो 1.25 लाख रुपए का हो गया। अब आप क्या अपने क्लाइंट को कह सकते हो सॉरी जी वो ना गलती से उस दिन मैं हवाबाजी में ऐसे ही तुक्के से लगा लिया, लेकिन जो खर्चा है ना वो ज्यादा बन रहा था, तो आपका 1 लाख में बात हुई थी, मेरा तो खर्चा ही 1.25 लाख हो गया, मैंने तो कमाया ही कुछ नहीं। अगर आप नॉर्मल 20% का प्रॉफिट भी जोड़ो, एक रैंडम प्रॉफिट जोड़ो, तो मेरा 1.5 लाख बनता है, आप ना 50,000 रुपए और दे दो, भाई क्लाइंट नहीं देगा आपको पैसे। और अगर आपने जोर जबरदस्ती करके निकलवा लिए तो समझ लेना क्लाइंट आज के बाद आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास टूट गया। ओके, आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, कि ये सब्जेक्ट हमें ये बताता है आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको हर एक कॉस्ट को क्लियरली कलेक्ट, एक्यूमुलेट, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ये तो बेसिक बात हो गई इसकी। उसके बाद बात आती है, हम कहते हैं जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसके लिए आवश्यक है, वो किसकी हेल्प करने वाला है। हम कहते हैं भाई जो बिजनेस है ना बेटा, वो 2 तरीके से किया जाता है, या तो आप गुड्स में डील कर रहे हो या फिर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो। आइदर यू आर डीलिंग इन गुड्स, यू आर डीलिंग इन सर्विसेज। अगर हम गुड्स के अंतर्गत आते हैं तो गुड्स के अंदर फर्दर हमारी 2 कैटेगरी बन जाती है, आइदर यू आर वर्किंग एज अ ट्रेडर और यू आर वर्किंग एज अ मैन्युफैक्चरर। या तो आप ट्रेडर हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप
कोई भी बिजनेस सोच लेना वो इन्हीं 3 कैटेगरी में समा जाएगा। मतलब मेनली 2 कैटेगरीज, आइदर इन गुड्स और इन सर्विसेज। और गुड्स के अंदर पुत्र 2 चीजें आ गई, आइदर यू आर अ ट्रेडर और यू आर अ मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर कौन है भाई? ट्रेडर कौन है? ही सिंपली द पर्सन हु इज परचेजिंग एफजी, हु इज सेलिंग एफजी। ये कौन बंदा है जो भाई परचेज भी क्या कर रहा है? एफजी। और सेल भी क्या कर रहा है? एफजी। अपने गली मोहल्ले में कोई भी दुकान को इमेजिन कर लेना, सोच लेना, विजुलाइज कर लेना। आप शॉप पर जाते हो, आप कहते भैया ऐसा करना, एक फॉर्चून तेल दे देना। ले लिया फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल। आप कहते भैया बिस्किट का पैकेट दे देना, भैया आशीर्वाद का आटा दे देना। आपने जाकर खरीदा। अब जो शॉपकीपर है, क्या उसने खुद ये सारी चीजें बनाई है? नहीं। वो क्या कर रहे हैं, जो जो कंपनी इस चीज की है उनसे सामान खरीद लेता है और आगे बेच देता है। मतलब ही इज परचेजिंग द फिनिश गुड्स, ही इज सेलिंग द फिनिश गुड्स। ये होता है ट्रेडर। क्या इसके यहां हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है? आंसर है नहीं। ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, लेकिन वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करे ये देखने के लिए कि साहब मेरे ना खर्चे बड़े हो रहे हैं। यार खर्चे हैं ही कितने? दुकान का रेंट होगा, अगर किराए की, अगर खुद की है तो हो सकता है उसकी डेप्रिसिएशन हो। आपने 2 इंप्लॉय रखे, उन 2 इंप्लॉइज की सैलरी है, बाकी आपका परचेज करने का खर्चा है। जब परचेज करके लाते तो रास्ते में कैरेज का खर्चा है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा होता होगा। इसके अलावा खर्चे हैं ही कहां आपके? तो ट्रेडर में कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा होता नहीं है। दूसरा बंदा आ गया जी मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर कौन साहब है? जो कि क्या कर रहे हैं? ही इज परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड ही इज सेलिंग फिनिश गुड्स। ये इंसान क्या कर रहा है जी? ये खरीद रहा है रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? ही इज बाइंग रॉ मटेरियल, ही इज डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ दैट एंड कन्वर्टिंग इनटू एफजी। आपने खरीदा रॉ मटेरियल और आपने इससे एफजी बना दिया, यानी कि बीच में क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। रॉ मटेरियल खरीदकर आप एफजी बना रहे हो। मतलब हम प्री सपोज कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, मान लो बिस्किट लेने चले गए आप, आपने कहा भैया गुड डे बिस्किट दे दो। शॉपकीपर ने तो गुड डे बिस्किट दे दिया, शॉपकीपर तो ट्रेडर है, लेकिन जिस कंपनी से उसने खरीदा, मान लो आईटीसी का बिस्किट है, ब्रिटानिया का बिस्किट है, पार्ले जी का है, जिसका भी है, तो उस कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई होगी जहां पर वो रॉ मटेरियल लेते होंगे, आटा, मैदा, चीनी और भी जो उसके अंदर पड़ रहा है स्वीटनर वगैरह, और प्रोसेसिंग करके बिस्किट बना रहे होंगे। यानी कि वहां पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन हैंडल कर रहा है। फिर जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, एक परचेज डिपार्टमेंट भी होगा। फिर पूरे इंडिया में मिल जाता है गुड्डे का बिस्किट, यानी कि एक जबरदस्त मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है जो कि मेक श्योर करता है कि सारा सामान पूरे इंडिया के अंदर हम सब लोगों तक पहुंचाते रहे। कभी आपने बिस्किट खाया और बिस्किट के अंदर कुछ अनवांटेड चीज निकल गई, ये भी कभी नहीं होता। मतलब एक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट भी है। अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो भाई एक एचआर डिपार्टमेंट भी होगा जो कि इंश्योर करता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग चाहिए हर समय वो उपलब्ध रहे। अब कंपनी इस बिस्किट का पैकेट 10 रुपए कैसे रख पा रही है? तो भाई कंपनी के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे जो कि कंपनी का सारा गणित हैंडल करते होंगे, जो कि सारा रेवेन्यू एक्सेट्रा और कॉस्ट के बारे में ध्यान रखते होंगे। कंपनी के ईयर एंड पर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते होंगे। फाइनेंस कहां से लाना है, कितना लाना है, किस बिजनेस में डालना है, इस चीज का निर्णय लेते होंगे। तरह तरह के पूरे भारत में इतने सारे लॉज हैं जिनकी कंप्लायंस करनी पड़ती है आपको। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, हर महीने तरह तरह की रिटर्न जा रही है, पेमेंट्स कर रही है, उन सबको हैंडल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे। यानी कि यहां जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर इतना सारा लोग और इतने सारे काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हाँ, मैन्युफैक्चरर जो है यहां पर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है। एंड हमारा बेटा जो पूरा सब्जेक्ट है, जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है वो बना है मैन्युफैक्चरर के व्यू पॉइंट से ही। हमारा कोई भी चैप्टर ट्रेडर वाला नहीं है, हमारे सारे चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरर के लिए बने हैं। मींस आवर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज द मैन्युफैक्चरर ओरिएंटेड। ये बिल्कुल बेस है, इसके बिना सब्जेक्ट में आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं है, कोई मजा नहीं है। इसलिए मुझे सारी चीजें बताने के बाद ही आपको लेकर जाना होगा। अभी हम सिलेबस की मैपिंग भी करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। उसके बाद आता है सर्विसेज। गुड्स के बाजू में एक लिखा है सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है कि आप इनटेंजिबल चीज में बिजनेस कर रहे हैं, इनटेंजिबल चीजें बिजनेस कर रहे हैं। आप कहते मैं जब सीए बन जाऊंगा ना तो अपनी मन मर्जी से जीऊंगा। ऐसा क्या हो गया भाई? लग रहा है घर पर कुछ बहस हुई है। जो कह रहा है मन मर्जी से जीऊंगा, आप कहते मैंने घर पे बोला तो मुझे घूमने जाना है, जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा कहाँ घूमने जा रहा था बेटा? पूरा इंडिया एक ही जगह चाहता है घूमने के लिए। जब हम जगह जगह पर मैराथन लेते हैं, कोई बच्चा मिलता है, किसी बैच में होते हैं, कभी फेस टू फेस लेते हैं, हम पूछते हैं बेटा घूमने कहाँ जाएगा? बच्चे के मन में इंडिया में तो एक ही डेस्टिनेशन है, कहता है जी गोवा जाना है। अब बच्चे के मन में ऐसा पता नहीं क्या है, बच्चे को लगता है कि गोवा में पता नहीं क्या क्या होता है। जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ है, चिल है, रिलैक्स है, ठीक है ना। बाय द बीच साइड पीपल इंजॉय। तो आपका मन कर गया कि भाई मैं गोवा जाऊंगा। अब गोवा जा रहे हैं, आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। आपने क्या खरीदा? कुछ खरीदा क्या आपने? एरोप्लेन वाले ने आपको कुछ बेचा है क्या? आप गोवा जाकर ये कहोगे क्या कि मैं एरोप्लेन खरीद लाया, मैं एयर सर्विस खरीद? नहीं, ये क्या है? इट्स अ सर्विस।
इट्स अ सर्विस। आपने टिकट बुक करी, उस टिकट के बदले आपको उन्होंने एरोप्लेन में बिठाया, दिल्ली से गोवा तक आपको छोड़ दिया, तो ये क्या है? इट इज द सर्विस सेक्टर। सवाल उठा, क्या सर्विस सेक्टर में कोई स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का? जो पुराना समय था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता था कि भाई सर्विस सेक्टर में तो कोई स्कोप नहीं है, सर्विस वाले लोगों को क्या कॉस्ट की क्या जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि भाई सर्विस सेक्टर के अंदर डेफिनेटली कॉस्ट है। उस एयरलाइन ने, इंडिगो एयरलाइन फॉर एग्जांपल, उसने आपको टिकट बोली दिल्ली से गोवा जाने की 7,000 रुपए की। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि वो इस 7,000 तक कैसे पहुंचे, वो इस 7,000 तक कैसे पहुंचे होंगे। और जैसे ही आप प्लेन के अंदर बैठे, आपने देखा भाई इसमें तो 200 लोग बैठे हैं, देखते देखते चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहते 200 पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय 7,000, एक फ्लाइट से इतना कमा रहे हैं, एक दिन में इतनी फ्लाइट चलती है, एक महीने में इतनी सारी फ्लाइट चलती है, भाई पैसा ही पैसा इंडिगो के पास। तो नॉर्मल कैलकुलेशन यही करते हैं ना लोग, खर्चे कहां लगाते हैं? टीचर लोगों को भी तो ऐसे करते हैं, इतने बच्चे पढ़ा दिए और इतना ये हो गया भाई, इतनी फीस, देखो कितना सारा पैसा आ गया टीचर के पास। भाई खर्चा तो है ही नहीं हम लोगों को, कोई पर्सनल डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, खुद की डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, हमने जो इतनी पढ़ाई करी उसका थोड़ी हम ले सकते हैं। बच्चा तो इस चीज को कुछ लगाता ही नहीं ना, कि भाई मेहनत की भी कुछ चीजें होती हैं। ये तो वही बात होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद आपने अपने क्लाइंट को बोला हाँ जी ये काम कर देंगे, आपका इतना रुपए लगेगा, और क्लाइंट देख रहा है भाई करना क्या है इसने, इतने पैसे जो मांग रहे हैं। आपको पता है ना कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई करी है, और आप क्वालिटी सर्विस देने जा रहे हो, तो आपका हक बनता है चार्ज करो ना, आप चार्ज करोगे भी। चलिए कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि भाई उस एरोप्लेन ने, उस एयरलाइन ने 7,000 रुपए की टिकट ली, तो उस 7,000 तक वो कैसे पहुंचे होंगे? क्या वो 6,000 नहीं ले सकते थे? क्या वो 10,000 नहीं ले सकते थे? वाई ओनली 7,000? तो उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले देखा होगा जी क्या खर्चे हैं। आप सोचो कि क्या क्या खर्चे हुए होंगे सर्विस सेक्टर में इस एयरलाइन के। पायलट साहब चला रहे हैं, 2 पायलट कंपलसरी है, तो 2 पायलट की सैलरी है। फिर 2 द्वार आगे खुलेंगे, 2 पीछे खुलेंगे जी, ऐसा बोलने वाली एयर होस्टेस भी 3 से 4 एयर होस्टेस है। उसके बाद जो एरोप्लेन है, अगर भाई तुम्हारा खुद का है तो एरोप्लेन की डेप्रिसिएशन होगी। नॉर्मली एरोप्लेन खुद का नहीं होता, आप लीज पर लेते हो, तो उसका लीज रेंट होगा। उसके बाद हर एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ होता है जी। जैसे ही आप जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आप काउंटर पर जाते हैं, तो काउंटर पर अगर इंडिगो की एयरलाइन, तो इंडिगो ने अपना स्टाफ बिठा रखा है। अब ये थोड़ी आप प्लेन में जा रहे हो तो सब वो प्लेन के खर्चे लगाएंगे, भाई आपकी टिकट से ही उन्होंने अपने ग्राउंड स्टाफ की सैलरी भी निकालनी है, अपनी ग्राउंड स्टाफ की सैलरी भी निकालनी है। तो जो उन्होंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ बिठा रखे अपने काउंटर्स पर आपकी सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी भी सैलरी आ गई। उसके अलावा लैंडिंग चार्ज, अब दिल्ली से चले गोवा में जाकर लैंडिंग करनी है, तो ऐसे थोड़ी एयरपोर्ट वाले कह देंगे हाँ भाई आ जाओ कहीं भी लगा लो लैंडिंग कर लो। भाई लैंडिंग करने की भी फीस है, आपको जहां जहां लैंड होना है, जैसे हमारे एग्जांपल में आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, तो गोवा जब जाओगे लैंड करोगे तो उस लैंडिंग चार्जेस देने हैं। आप कहोगे जी मेरी ना अगली फ्लाइट, इंडिगो वाले जो है उनकी अगली फ्लाइट गोवा से 4 घंटे बाद है, तो 4 घंटे के लिए गोवा एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा प्लेन, तो उसके पार्किंग के चार्जेस भी आपको देने होंगे। मतलब देयर आर अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंस, और भाई प्लेन के अंदर फ्यूल भी पड़ रहा है, तो इतने सारे खर्चे होते हैं। जब इतने सारे खर्चे हैं तो क्या वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है? सवाल ये उठता है। डेफिनेटली है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता था कि सर्विस सेक्टर में कॉस्टिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है। लेकिन मॉडर्न व्यू कहते हैं कि हाँ जी सर्विस सेक्टर में भी कॉस्टिंग की जरूरत होती है, हालांकि फिर भी इतना ज्यादा आज की डेट में इवॉल्व नहीं हो पाया। अटेंशन दी जाने लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया सर्विस सेक्टर। यही रीजन है कि हमारे सिलेबस के अंदर सर्विस सेक्टर से संबंधित सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग, जिसे हम बिल्कुल अंत में करते हैं। उसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड है। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारे एक ही तरफ इशारा करते हैं। सभी का व्यू पॉइंट एक है कि भाई वी आर प्रीसपोजिंग देयर इज अ मटेरियल, उसकी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, उससे फिनिश गुड्स आप बना रहे हो। कुल मिलाकर ये वाली बातचीत जो है रहती है। तो ये हमारे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन हो जाती है कि ट्रेडर में तो स्कोप नहीं है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर में सबसे ज्यादा है, और सर्विस में थोड़ा सा ट्रेडर से ज्यादा स्कोप जो है रहता है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन हो गया। फॉर्मली हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक बार हम, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, का हो गया भाई, तो है आ जाओ वापस। हाँ जी, कॉस्ट के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट, आई जी। कॉस्ट इज द expenditure incurred cost is the expenditure incurred in producing the goods or services। सिंपल वे में कहना हो तो कॉस्ट का मतलब क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज। दोनों ही चीजें आ गई, गुड्स और सर्विस।
यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करें गुड्स और सर्विस, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, प्रोड्यूसिंग, यानी कि ट्रेडर तो आउटराइटली रिजेक्ट ही हो गया। प्रोड्यूसिंग द गुड्स मतलब मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसिंग द सर्विस मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। लिखेंगे इसमें इट मीन्स एंड इंक्लूड्स it means and includes the expenses of which the benefit has been consumed. It means and includes the expenses of which the benefit has been consumed in the current period. अगर मैं अपने करंट पीरियड की बात कर रहा हूं तो इस करंट पीरियड में आपने किन चीजों का बेनिफिट लिया है उनको कॉस्ट कहा जाता है। देखने में कितना आसान सा लगता है। अच्छा, इट मींस इंक्लूड द एक्सपेंस ऑफ द बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड। बच्चा कहता है अरे यार सीधी सी बात है, ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट में डेबिट करते हैं ना, वो सारा डेबिट यहां है। बच्चे एक लेमन क्या सोचते हैं, लेमन भी क्या, जो सीए का स्टूडेंट है जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, वो क्या कहते हैं, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नहीं है यार, ट्रेडिंग पेंडल में जो डेबिट साइड पे चीजें आ रही ना वही कॉस्ट होती है। अच्छा रुक जरा, इधर आ, इधर आ, तेरे ज्ञान चक्षु खोल लो मैं। तो हम कह रहे हैं भाई तीन चीजें हैं, एक है एक्सपेंस, एक है लॉस, जिन चीजों पर आपका पैसा जाता है, एक है एक्सपेंस, एक है लॉस, एक है एसेट। तो हमें डिसाइड करना है इनमें से कॉस्ट कौन सी है। क्या जो एक्सपेंस है वो हमारा कॉस्ट, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर विच द अमाउंट हैज बीन इनकर्ड द बेनिफिट बीन कंज्यूम्ड इन करंट पीरियड। जैसे कि रेंट, मान लो मैं कहता हूं मैंने एक प्रेमाइसेस ले लिया, उसका मैं रेंट दे रहा हूं, तो रेंट दे रहा हूं तो बदले में प्रेमाइस भी तो यूज कर रहा हूं। मैं अपने अंडर 4 लोग हायर किए हुए हैं तो मैं उन लोगों की सैलरी दे रहा हूं, लेकिन उनका बेनिफिट भी तो ले रहा हूं। तो जो भी एक्सपेंस है वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट। फिर आता है लॉस। लॉस क्या होता है, क्या लॉस का बेनिफिट आपने कंज्यूम किया। मैं कहता हूं मेरा सामान आ रहा था, रास्ते में खड्डा आ गया, मेरा जो ट्रक था, ट्रक खड्डे में गया और हमारी 2 आइटम टूट गई, क्या हो गया, लॉस। पीएनएल में जाएगा ना डेबिट में एबनॉर्मल लॉस, लेकिन क्या ये हमारे लिए कॉस्ट बनेगा। डेफिनेशन बड़ो मैंने क्या लिखा, इट मींस एंड इंक्लूड्स द एक्सपेंस ऑफ व्हिच द बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड। क्या लॉस का बेनिफिट मिलता है, आंसर है नहीं मिलता। तो लॉस हमारा कभी भी कॉस्ट नहीं बनता। तीसरा आता है जी एसेट। आप कहते हैं जी मैंने ना देखो जी 10 लाख रुपए की चीज ली है, मशीन ली है, तो क्या वो 10 लाख का 10 लाख मेरा कॉस्ट हो गया, आंसर है नहीं। हमने कहा सिर्फ वही चीज कॉस्ट बनती है जिसका बेनिफिट कंज्यूम किया करंट पीरियड में। मैं कहता हूं ये जो आपने 10 लाख की मशीन ली है ना, इसका बेनिफिट 10 साल में मिलेगा आपको। तो यानी कि हर साल 1 लाख रुपए का बेनिफिट ले रहा हूं मेरे करंट पीरियड, एज्यूमिंग कि करंट पीरियड मेरा 1 साल का है। तो मेरा जो एसेट है उसका मैं सिर्फ 1 साल में जो पार्ट यूज करूंगा सिर्फ वही यहां पर आएगा। तो एसेट का हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कौन से वाला पार्ट, सिर्फ डेप्रीसिएशन वाला पार्ट, डेप्रीसिएशन पार्ट ओनली। ये लीजिए। तो ये कॉस्ट के बारे में एक जनरल स्टार्टिंग हो गई है हमारी। नाउ वी आर रेडी टू मैप दी सिलेबस थिंग। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं जी यहां पर, इस बैच के अंदर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक कितने चैप्टर्स करेंगे और किस अंदाज में, किस हायरार्की में करेंगे, वो सब हम यहां पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू उत्तर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस चैप्टर को आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नाम भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 2 पर आता है उत्तर कॉस्ट शीट। इसके बाद आएगा आपके सामने मटेरियल कॉस्टिंग। नेक्स्ट आना है पुत्र लेबर कॉस्टिंग। उसके बाद हमारे सामने आएगा जी चैप्टर ओवरहेड्स का। नंबर 6 पर आ जाएगा ओवरहेड्स की जो एक्सटेंशन होती है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और पॉपुलरली नोन एज एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एबीसी। नंबर 7 पर हमारे सामने आएगा जी चैप्टर बजटरी कंट्रोल। ऑन नंबर 7 वी शैल हैव द चैप्टर
budgetary control. Number 8, there shall be job and batch costing. There shall be job and batch costing. On number 9, we shall have process costing. Then there will be puttar joint and byproduct. Joint and byproduct. इस तो बाद पुत्र साढ़े सामने आना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. देन मार्जिनल कॉस्टिंग. reconciliation of cost accounts and financial accounts. Reconciliation of cost accounts and financial accounts. Integral system and नॉन इंटेग्रल सिस्टम. एंड जैसा मैंने कहा था लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा सर्विस के लिए. इसको सर्विस भी बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं. तो लास्ट चैप्टर बनता है सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जी. ये कुल मिलाकर आपका सिलेबस है. अब बच्चे जो भी लेक्चर में पहुंच गए हैं आज के, भाई एमे बैठ के लेक्चर मत देखना, ये कोई स्टाइल नहीं है. हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वैसे तो चाहे थ्योरी भी हो पूरा तरह से एक्टिव और इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए आपकी, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मुझे तो पता है ये सिलेबस है, मुझे पता है ये कॉस्ट का ये मतलब होता है, मुझे पता है कि गुड्स और सर्विस किस तरह से चलता है, मैन्युफैक्चर के लिए होता है, ये भी मुझे पता है. मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? आपके लिए. और अगर ये मुझे ना लिखना होता अच्छे से तो मैं क्या करता? आपको लगता है कि मैं लिखता? मैं भी बाकी जगह गंद मंद मार के चला जाता. मैं भी गंद मंद मार के चला जाता, ऐसे ही बोल देता. जो चीजें मुझे लग रहा है कि जरूरी हैं आपके लिए, रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगी, वो सभी चीजें आपको लिखनी है. तो जब ये लेक्चर देख रहे हो, आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग रजिस्टर और पेन लेकर बैठे होंगे और डेफिनेटली लिख रहे होंगे. अगर नहीं लिख रहे तो बहुत ही गलत बात है भाई, लिखना चाहिए. अब क्या सोच रहे हो? और अगर किसी के माइंड में बाई चांस ये हो कि सर लिख तो रहे हैं यार, ये तो हमें मिल ही जाएगा, भाई ये नहीं मिलेगा आपको. जो इससे पहला लेक्चर लिया मैंने उसके अंदर क्लियरली बता दिया, किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर जाकर देख लेना, और नहीं देखना तो अभी बता दिया, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेहनत मेरी है. तुम अपनी मेहनत करो, अपने हाथ से लिखो, नहीं तो फिर जब रिजल्ट आता है बच्चा कहते हैं मैं पास पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि भाई तूने मेहनत नहीं की, तूने अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस नहीं की. और जो लिखकर प्रैक्टिस नहीं करा वो पता कैसा बच्चा है? कह रहा सर मैंने स्विमिंग सीख ली. मैंने कहा कैसे? कह रहा सर मैंने यूट्यूब पे देख लिया, मैंने पूरी ट्रेनिंग की है, 1 हफ्ता डेली में 2 घंटे का लेक्चर देखता था, मैंने देखा वो कैसे पानी में कूदते हैं, नाउ आई एम रेडी. और जैसे मैं कहूंगा ना चल बेटा कूद कर दिखा दे, करके दिखा दे स्विमिंग, जैसे ही कूदेगा ना बेटा तो कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ. तो ये वो वाली बात है, देखकर सर को हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है सर कर रहे हैं, ऐसे ही होता है राहुल, ऐसे ही होता है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना रहे राहुल, मजा आ गया. भाई मजे तुम्हारे इंस्टीट्यूट ले लेगा. तो ये सब चीजें आपको करनी है, लिखनी है, ये सब चीजें. हम फॉर्मली पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जैसे मैं दिखाऊं आपको, मैंने हालांकि अपने टेलीग्राम चैनल एक्सेट्रा सब जगह बुक्स वगैरह शेयर की हुई हैं, फिर भी दिखा देता हूं जो बच्चे हमारे इस लेक्चर में पहुंचे हैं. ये हमारा बुक है जिसका नाम है कॉस्ट फास्ट ट्रैक के लिए द ब्लेसिंग. दिस इज द प्रैक्टिकल बुक. प्रैक्टिकल मतलब जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हमारा तो सब्जेक्ट वैसे ही मेनली प्रैक्टिकल नेचर का, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं है. मैंने थ्योरी के लिए भी बुक बनाई है, थ्योरी कराऊंगा भी लेक्चर्स में, ठीक है, लेकिन हाँ मेनली हमारा जो एज रहता है वो हमेशा प्रैक्टिकल का रहता है. मतलब पूरे सब्जेक्ट के दौरान 80% टाइम हमारा प्रैक्टिकल पर जाएगा और बाकी का समय जो हम थ्योरी पर बिताएंगे. तो प्रैक्टिकल के अंदर जो क्वेश्चन हैं, जो मैटर है, उसकी प्लेसमेंट इस तरह से की गई है. आपके सामने ये लिखा है जी गुरु मंत्र. गुरु मंत्र का मतलब है इसके अंदर कौन से प्रश्न होंगे जो मैं क्लास के अंदर आपसे डील करूंगा, जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा. गुरु मंत्र मतलब मैं गुरु, मैं इनका मंत्र दूंगा आपको कि ये कैसे करने हैं. यहां पर आपसे मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा. लेकिन जो मैं करवा रहा हूं ये कैसे इंश्योर होगा कि आपको समझ आ गया? तो मैं करवाऊंगा, लिखूंगा, आप लिखेंगे. लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड, लॉ में पढ़ाया जाता है, कंसेंसस एडिडम. मींस बोथ द पार्टीज शुड बी एट द सेम फ्रंट, शुड बी एट द सेम पॉइंट. दोनों के माइंड में सेम चीज होनी चाहिए. मैंने आपको सिखा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आ गया? तो आपका डेली, जी हाँ ऑलमोस्ट डेली टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दूंगा. आप उन क्वेश्चंस को करेंगे, उसका कहीं कोई आंसर नहीं होगा. आप जब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं पिछले लेक्चर का जो टेस्ट था वो चेक करवाऊंगा, जिसमें आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करोगे कि हाँ भाई आप
कितना समझ पाए और क्या आपका आंसर ठीक है या कहीं कहीं कोई गलती है। ठीक है, तो ये हो गए गुरु मंत्र। और जो टेस्ट वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी दिखा दूं। पहले ये सारा हमारे क्लास के क्वेश्चन चलते जाएंगे, क्लास के क्वेश्चन चलते जाएंगे। यहाँ पर कई सारी नई चीजें हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा आपको जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि ये वैल्यू एडिशन क्यों किया गया और आपकी किस तरह से हेल्प करेगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन गुरु मंत्र के चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी लिखा हुआ अभ्यासिका जैसा हेडिंग, ऐसा हेडिंग लिखा है अभ्यासिका। अभ्यासिका का क्या मतलब है, ये वाले क्वेश्चन जैसा कि क्लियर है नाम से कि ये अभ्यास के लिए हैं, ये आपके लिए टेस्ट वाले सेल्फ इवेल्यूशन वाले क्वेश्चन है। और हमने इनका कलर भी चेंज कर दिया सो आपको देखने से समझ आ जाएगा। मैं डेली बेस पर आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करके आना है। आप देख सकते हो इसका कहीं कोई आंसर नहीं है, ना तो फाइनल आंसर है ना ही स्टेप वाइज आंसर है। ठीक है ना, जो बच्चे सोचते हैं कि यार सर आंसर दे ही देते, भाई मेरे लिए बड़ा आसान है आंसर देना, फिर वही बात हो जाएगी स्विमिंग सीखना यूट्यूब पर देखकर, वो काम नहीं करना। अगर आप चाहते हो एग्जाम में जाकर कॉन्फिडेंस से जाओ और वहां पर क्वेश्चन पेपर आते धड़ धड़ काम स्टार्ट करो, तो आपको पहले चीजें खुद से करनी होंगी। तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है जो कि एज गुड एज टेस्ट है, जो कि मैं डेली आपको दूंगा बताकर कि कौन सा क्वेश्चन आपने करके आना है और फिर नेक्स्ट डे मैं उसको चेक करूंगा। तो ये अभ्यास वाले आपके खुद के करने के लिए क्वेश्चन है। तो हर चैप्टर के अंदर इस तरह से आपको डिटेल जो है मिलेगी। ठीक है, जहां तक बात है थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए आपको अलग से बुक मिलेगी जिसका नाम है कॉस्ट रागा। तो ये आपकी थ्योरी वाली बुक है जिसमें जो भी थ्योरेटिकल मैटर है, जो भी रेलिवेंट एग्जाम के लिए बनता है, ठीक है, वो वाली सारी थ्योरी इसके अंदर दी गई है इस किताब के अंदर। इसमें से काफी सारी थ्योरी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जहां कुछ लगेगा कि ज्यादा रेलिवेंट है वो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई आप सेल्फ रीड भी कर सकते हो। तो मेनली हम क्लास के अंदर ही उसको कवर करने वाले हैं, बहुत ही एफर्ट लगाकर, बहुत ही मन से, बहुत रातें अपनी लगाकर जो है इन बुक्स को बनाया गया है, सो दैट यू कैन हैव द बेस्ट एंड नथिंग ओनली द बेस्ट क्वालिटी, चाहे वो बुक्स हो या चाहे वो लेक्चर्स हो। ठीक है जी। और जिन बच्चों ने मुझसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है उनको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता है। मैं पूरे चैप्टर को उठाकर भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट्स के अंदर बांट देता हूं और चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज हम स्टडी करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं, लिखते हैं, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्लास वाले क्वेश्चन हैं वो करते हैं, और फिर जो भी उनसे संबंधित होमवर्क बनेगा एज गुड एज जो टेस्ट है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा। सिलेबस हमने लिख लिया जिसमें कुल मिलाकर 15 चैप्टर हमने लिस्ट डाउन किए हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है मेनली थियोरेटिकल है, बाकी सारे चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। बाकी सभी चैप्टर में थ्योरी का थोड़ा बहुत अंश आता जाएगा, लेकिन जो पहला है उसमें मेनली थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल कम है, मतलब ना के बराबर है। लेकिन आज जब हम शुरुआत करें, मैं पहले चैप्टर की जो काफी सारी थ्योरी है वो मेरी कॉस्ट चैप्टर के अंदर कवर होती जाती है, तो मैं सीधा सीधा कॉस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। जितनी थ्योरी इसकी कवर होगी बढ़िया, और बाकी की जो थ्योरी बचेगी वो हम कॉस्ट वाले चैप्टर के बाद और बीच बीच में उसको कवर करते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए जो थ्योरेटिकल समझना था वो सबसे महत्वपूर्ण था, ये वाली चीज ये मैंने सिखा दी। नाउ आई एम रेडी टू टेक यू विद मी टू माय फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुत्र जी कॉस्ट शीट। आ जाइए, ये लीजिए, ये हो गया सिलेबस की मैपिंग। हम अपने फाइनली चैप्टर नंबर 1 पर आ रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 नहीं बोलूंगा, आज हम नए चैप्टर पर आ रहे हैं। आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 1 तो ये है, प्रैक्टिकल के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 होता है साडा कॉस्ट शीट। जय माता दी, ये लीजिए जी, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। माता रानी का जयकारे के बिना स्टार्ट नहीं करेंगे। जयकारा शिरदा बोल साचे दरबार दी जय। माता रानी सब ते कृपा बनाए रखे ते सानू चंगी बुद्धि देवे ते ऐदा करन इतनी बच्चों में पावर भर दे कि सब बच्चे एग्जाम में जाकर झंडे गाड़ के आए। ये लीजिए जी, तो चैप्टर का नामकरण कॉस्ट शीट, चैप्टर का नाम कॉस्ट शीट। यहां पर एक और चीज लिख देते हैं, यहां पर एक और चीज लिख देते हैं जी, नंबर 16 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और इसको लिखने के बाद इस पर मार देंगे काटा कि भाई तू अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये नवंबर 2023 तक जो इंस्टीट्यूट सिलेबस था एप्लीकेबल, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता था, अब ये चैप्टर सिलेबस से हट गया। हो सकता है आपको कोई ऐसा बच्चा मिले आपके मन में, अरे सर ने ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं लिखा यहाँ पे, कराया नहीं, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं है। अब उस सब्जेक्ट को हमें, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। आई जी, आ जाते हैं कॉस्ट शीट पर। कॉस्ट शीट क्या होता है, क्या होता है कॉस्ट शीट, करना क्या है इसके अंदर हमें। हाँ जी, जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉस्ट शीट एक शीट बनाने वाले हैं, एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं जिसके अंदर सारे की सारी कॉस्ट को एकुमुलेट करने वाले हैं, जिसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट को एकुमुलेट करने वाले हैं, वो होता है कॉस्ट शीट। कह रहे जरूरत क्या है इसकी, याद करो जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करते एग्जांपल दिया था। मम्मी ने कहा बेटा ये पकड़ 1000 रुपए, जब मार्केट से बटाटा ले आ, कांदा ले आ, मतलब आलू प्याज ले आ, धनिया ले आ, मेथी ले आ, पुदीना ले आ, चावल ले आ, ये वाली साबुत मूंगी दाल ले आ, चाय पत्ती ले आ, चीनी ले आ। अब अगर आपने
जब जब सामान लिया अपने पास एक पर्ची रखी होती, उसमें सारा रिकॉर्ड करते रहते। अच्छा प्याज लिया 25 रुपए का, आलू लिए 2 किलो मैंने 40 रुपए के, चीनी आई है 60 रुपए की। अगर सारा लिखते रहते तो जब घर आई मम्मी पूछती बेटा 50 कैसे बचे, ज्यादा बचने चाहिए। आप कहते रुको मम्मी, स्टाइल से अपन पर्ची निकालते, मम्मी सुनो जरा, कांदा, बटाटा, धनिया, मेथी। तो मतलब आपके पास एक शीट होती, अगर हम शीट बना लेते तो हमें चीजें याद रहती। ये तो छोटा सा एग्जांपल, हाउस होल्ड का एग्जांपल। कॉर्पोरेशंस, इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही हैं भाई, अगर वो अपनी कॉस्ट का हिसाब ही ना रखें, कितना खर्चा कहां पर लगा है, तो कैसे काम होगा। तो कॉस्ट शीट कहता है भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, मैं हूं एक शीट जिसके अंदर तुम्हें अपनी सारी कॉस्ट लिखते जानी है, तुम्हारी जैसी भी कॉस्ट हो सबको मेरे अंतर्गत लिखते रहना। तो ये है पर्पस कॉस्ट शीट का। लेकिन जब इसके अंदर खर्चों को डालना है तो ऐसा नहीं कि जो भी कॉस्ट उठाकर ऐसी पटक पटक कर डाल दिया। देयर इज अ वे किस तरह से उसके अंदर चीजों को डालने, तो वो जब फॉर्मेट करेंगे वहां तक आपको लेकर धीरे धीरे जो है चल रहा हूं। पुत्र आ जाओ। मैंने कहा था पूरे चैप्टर की स्टडी हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, तो कॉस्ट शीट चैप्टर स्टार्ट होते ही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ जाता है बेसिक्स, जहां पर हम कॉस्ट शीट की मेन बात जो है करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक है इसके बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक्स लिखेंगे। A cost sheet or a cost sheet or cost statement is a document which provides the detailed cost information. A cost sheet or cost statement is a document which provides the detailed cost information. It shows in detail the वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको दर्शाएगा। सवाल उठता है, बच्चे पूछते हैं सर ये कब बनानी होती है, जैसे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट ईयर खत्म होने के बाद बनता है, तो सर क्या कॉस्ट शीट भी वैसे बनाते हैं? जी नहीं, इसकी पीरियोडिसिटी फिक्स नहीं होती, आपको जब लगे तब बना सकते हो। आपको लग रहा है एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते की कॉस्ट देखनी है, तो एक हफ्ते में जो खर्चे हुए उनको सबको रिकॉर्ड करके एक हफ्ते की कॉस्ट शीट बना लो, एक महीने की बना लो, 3 महीने यानी कि एक क्वार्टर की बना लो, 6 महीने की बना लो, जैसे आपका मन करे वैसे बना सकते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ये बिल्कुल बेसिक है जी। एग्जाम में अगर पूछ ले 1 मार्क में हमें कि भाई कॉस्ट शीट क्या है, या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछ ले कि भाई कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? कॉस्ट शीट। उसका उत्तर आएगा जी कॉस्ट शीट। ओके, अब मैंने जो भी चैप्टर है, हर चैप्टर का प्रैक्टिकल और थ्योरी एस्पेक्ट दोनों है। अब कहने को कॉस्ट शीट की थ्योरी बनती नहीं, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी थ्योरी बनती है वो मैंने अपनी कॉस्ट आगे में डालकर दे दी है। तो ये मैंने आपको साथ साथ जो जो बिल्कुल बेस होगा वो तो मैं क्लास में आपको लिखवा ही दूंगा, बाकी का आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। इट्स अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट शीट जो है वो फॉर द पीरियड बनती है, एज ऑन नहीं बनती। जैसे ट्रेडिंग एंड पी&एल होता है ना फॉर द पीरियड, तो वैसे कॉस्ट शीट होती है फॉर द पीरियड, ना कि एज ऑन। ठीक है जी। और हमने कह दिया इट मे बी प्रिपेयर्ड वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली वगैरह, और इसमें जो बाकी चीजें वो हम आराम से आकर देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। जब आप मेरे को देखोगे तो सिर्फ पढ़ने के अलावा और काफी चीजें सीखने की कोशिश करना। किस तरह से मैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं, किस तरह से मैं अपनी लाइफ में, किस तरह से अपनी लाइफ में टीचिंग में स्टैंडर्डाइजेशन को अपनाता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये नाम लिखा है जी, आप देख रहे हो ये चैप्टर का नाम मैंने लिखा है कॉस्ट शीट। पूरा बैच जब तक चलेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने तो तीनों सब्जेक्ट लिए, तो आप देखोगे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बैच हो, जब मैं इन चीजों को लिखूंगा, जैसे ये लिखा कॉन्सेप्ट 1 बेसिक्स,
रेड कलर से लिखा है, वॉयलेट कलर से डबल अंडरलाइन है। चैप्टर का नाम सेंटर में लिखा है, रेड कलर से लिखा है, वॉयलेट कलर से डबल अंडरलाइन। ये ऐसे ही होता रहेगा। एंड सेम थिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन माय बुक्स एज वेल। ये जो किताब बनाई है, इस किताब में हर जगह इंफॉर्मेशन आपको एक ही तरह से दिखेगी, सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो। ये जो किताब बनाई गई, इसके ऊपर इतना एफर्ट क्यों लगाया? क्योंकि सीए जैसे एग्जाम में भाई अगर पास करना है तो हमें उतनी मेहनत तो करके जानी होगी। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले आपके सामने कौन है जिसको आप एज अ रोल मॉडल देखते हैं? हमें। मुझे देख रहे हो ना, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए रोल मॉडल हूं। जो मैं करूंगा, जिस तरह से मैं चीजें दिखाऊंगा, वैसे ही जाकर करोगे। अगर मैं बिल्कुल हेफाजार्ड मैनर में कर दूं, कभी मॉड्यूल खोल के बैठ जाऊं, कभी ऐसी किसी शीट पर लिखना स्टार्ट कर दूं, कभी कोई तीसरे टाइप की बुक खोल ली और दिखा रहा हूं और उसमें लिखता जा रहा हूं, बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चे को सुन तो रहा है, समझ भी रहा है उस समय, लेकिन भाई पढ़ेगा कहां से बच्चा? कोई एक जगह तो उसको दे दो जहां पे सारी चीज एकत्रित हो। तो अगर ये चीजें ना करनी होती तो भाई हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाता। लेकिन काम आसान करने में रुचि नहीं है, काम सही करने में रुचि है, कि जिससे करके वैल्यू एडिशन हो सके आप बच्चों का भी और मुझे भी पढ़ाकर बहुत खुशी। और जब आपका रिजल्ट है तो आप प्राउडली कह सको कि हाँ यार, राहुल सर से हम पढ़े थे। ठीक है ना? इसीलिए इतनी सारी चीजें जो है, इतना सब कुछ करके यहां पर दिया गया है आपको। आप कॉस्ट फास्ट ट्रैक में यही बुक करनी है आपने। ब्लेसिंग है, रागा है थ्योरी के लिए, ब्लेसिंग वाली किताब है इसके लिए, और एमसीक्यू वाली बुक से एमसीक्यू। इस तीन के अलावा आपने कुछ नहीं करना। इस तीन के अलावा आपको कहीं और कुछ नहीं देखना, इसी में से पढ़ना है। चलिए जी, कॉन्सेप्ट 1 हो गया। हम कॉस्ट शीट के अंदर घुस रहे हैं अब। हमने यहां पर क्या बोला कि कॉस्ट शीट क्या करेगा? इट शोज इन डिटेल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मैंने क्या कहा भाई, अगर कॉस्ट शीट है, एक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर जाकर कुछ भी आपने चिपका देना है, कुछ भी लिख देना कहीं पर भी रैंडमली, नहीं। प्रॉपर हेड्स, सब हेड्स बने हैं, उस तरह से चीजों को करना है। लेकिन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पर जाने से पहले हमें समझना है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नाम की चीज क्या होती है। लिखिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और ये जो बुक्स मैंने दिखाई हैं, ये जो बुक्स मैंने दिखाई कहाँ से मिलेंगे आपको? क्योंकि फिजिकल हार्ड कॉपी पहुंचने में तो ऑर्डर प्लेस करने का समय लगता है आपको, और कई बार बुक्स आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। पूरे भारत भर से बच्चे ऑर्डर देते हैं, और कई बार ऑब्वियसली हमारे यहाँ से निकलेगा, कोरियर अपना काम करेगा, पहुंचेगा, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन तब तक आपकी पढ़ाई ना रुके, तो जितने ही बच्चों ने क्लास ली हुई है, गूगल ड्राइव पर जो आपको लिंक मिला है, वहां पर चैप्टर 1 के पीडीएफ नोट्स दे दिए गए हैं, ब्लेसिंग वाली किताब के भी और रागा वाली किताब की। तो आप तब तक वहां से पढ़ सकते हैं। उसको डाउनलोड करके अगर प्रिंट निकलवा सको तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर प्रिंट नहीं निकलवा सकते तो अपने लैपटॉप या मोबाइल में उसको ओपन कर लेना पुत्र। लिखिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जी बिल्कुल बेसिक है, इसके बिना तो पढ़ाई करना ही अधूरा माना जाता है। कैसी पढ़ाई करेंगे यहां पर, आइए देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में चलते हैं। जितनी भी कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट है, उसको 3 भागों में आपने बांट लेना है। जितनी भी कॉस्ट है, कुल मिलाकर उसके 3 भाग कर लो। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 1, 2 एंड 3, 3 ही भाग हो सकते हैं। मटेरियल है, लेबर है, और एक्सपेंसेस है। मटेरियल का मतलब क्या है? जितनी भी टेंजिबल चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हैं, वो सब मटेरियल में आ गई। लेबर का मतलब क्या है? जितनी भी वर्क फोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, वो सारा लेबर हो गया। और मटेरियल और लेबर के अलावा कोई भी खर्चा जो बचता है, वट एवर इट इज, वो आ गया एक्सपेंस में। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं भाई, हमारा जो बिल्डिंग है ना, जो लेट से फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमने रेंट पर ली हुई है, तो आप उसका रेंट देते हैं। क्या वो रेंट मटीरियल है? नहीं। क्या वो रेंट लेबर है? नहीं। तो वो रेंट क्या है? जो ना मटीरियल है ना लेबर है, वो क्या बन गया जी? एक्सपेंस बन गया। तो हम कह रहे हैं जितनी भी कॉस्ट है, उसके मेन 3 ही भाग हो सकते हैं, इधर इट विल बी मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस। और फर्दर अगर इसकी मैं क्लासिफिकेशन करूं, अगर फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें फॉर मटेरियल, फॉर लेबर एंड फॉर एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर कुल मिलाकर 2 2 हेड बनते हैं। जो मटेरियल है, इट कैन बी
direct material. Similarly, labor can be direct labor and the expenses can be direct expenses. And the other leg of this can be indirect. Material है या तो डायरेक्ट होगा बेटा या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा. लेबर क्या है, या तो डायरेक्ट लेबर होगी या फिर क्या होगी, इन डायरेक्ट लेबर होगी. सिमिलरली जो एक्सपेंस है या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या फिर वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आइए समझते हैं पहले. मटेरियल का मतलब मैंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ ऑल द टेंजिबल आइटम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल मैं ये फोन बनाता हूँ जी, ये फोन मैं बना रहा हूँ, लेट से जिस कंपनी ने ये फोन बनाया उन्हें हर फोन को बनाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए. अब हर फोन के अंदर एक स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है, हर फोन के अंदर एक स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है. तो ये वाली जो स्क्रीन है, मान लेते हैं ये वाली स्क्रीन आती है जी 20,000 रुपए की. मतलब एवरी टाइम द कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चर अ फोन, दे हैव टू बाय अ स्क्रीन फ्रॉम द थर्ड पार्टी जिसकी कॉस्ट आती है 20,000 रुपए की. तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल ऑफ विच द कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ये क्या है, कंपनी का आउटपुट है जी, इसको बनाकर बेच रहे हैं वो. तो इसको बनाने के लिए कोई भी कॉस्ट जो पर फोन हमें डायरेक्टली पता है वो वाली कॉस्ट होती है जी डायरेक्ट मटेरियल. जैसे मैंने कहा स्क्रीन, तो एक फोन को बनाने के लिए एक स्क्रीन लगती है जो 20,000 की आती है, तो 20,000 रुपए क्या हो गया जी, डायरेक्ट मटेरियल हो गया. ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल. एग्जाम्पल इनडायरेक्ट मटेरियल का सोचते हैं. जिस फैक्ट्री के अंदर ये सामान बन रहा है, जिस फैक्ट्री के अंदर ये फोन बन रहा है, उस फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं. मशीन की डेली हमें रात को जब हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो ऑयलिंग और ग्रीजिंग करनी पड़ती है, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मशीन को चलाएं तो वापस से वो स्मूथली चल सके और पूरा दिन हमारा आराम से निकल जाए. मतलब तरह तरह के लुब्रिकेंट्स चाहिए, ऑयलिंग ग्रीजिंग जो चाहिए. अब वो क्या है, वो भी तो मटेरियल ही है ना, टेंजिबल आइटम है ना जिसको आप खरीद कर लाए. लेकिन एक फोन को बनाने के लिए कितने रुपए की ग्रीस लगी, कितने रुपए का लुब्रिकेंट लगा, क्या मैं बता सकता हूं? नहीं जी, कोई रिलेशन उसका डायरेक्टली नहीं है. तो ये वाला मटेरियल कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल. फिर बात आती है जी लेबर की. हमने कहा लेबर कैन ऑल्सो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट लेबर वो है जो कि पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो जाती है. लेट से जो फोन है ना वो 5 डिफरेंट मशीन से इसके पुर्जे बनकर आ रहे हैं और हमने अपने इंप्लॉइज बिठा रखे हैं. मैंने कहा भाई तुमने पांचों मशीन से पांचों ये चीजें इकट्ठी करनी है और उसको एक फोन में असेंबल कर देना है. और इंप्लॉय को जो लेबर है उसको असेंबल करने में 2-1 घंटे का समय लगता है पूरा फोन सेट करने में. हमने कह दिया पर फोन बनाने के लिए, प्रति फोन बनाने के लिए मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा एक फोन को असेंबल करने के. तो एक फोन को बनाने के लिए यानी कि कंपनी इज पेइंग ₹300 फॉर असेंबलिंग टू दैट पर्टिकुलर लेबर. तो क्योंकि पर यूनिट बेस पर ये आइडेंटिफाई हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी लेबर है जी, डायरेक्ट लेबर है. ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट लेबर, मतलब जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती. मान लो जी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को पार कर लिया, आपने सैमसंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया, सैमसंग कंपनी आपको साल के 30 लाख रुपए दे रही है. अब आप क्या उनके लिए लेबर, जी हाँ लेबर ही हो, वो वाली लेबर नहीं बट लेबर ही है. लेबर का मतलब मैंने क्या कहा, ऑल द वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी आपको 30 लाख रुपए दे रही है. कंपनी कह सकती है कि एक फोन बनाने के लिए उन्होंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को कितने रुपए की सैलरी दी? जी नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है कोई भी रिलेशन. तो ये क्या है, इनडायरेक्ट लेबर. सीए का सैलरी इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है ना. और लास्ट में आता है जी एक्सपेंस. लास्ट में आ गया एक्सपेंस. हमने कहा कोई भी चीज जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो क्या है, एक्सपेंस है. एक्सपेंस नॉर्मली इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंस हैं जो डायरेक्ट नेचर के भी होते हैं. मैंने कह रहे तो बढ़िया धंधा है, फोन बनाओ. आज के डेट में तो हर कोई फोन लिए घूम रहे हैं और एक एक बंदा क्या है, एक एक बंदा तो कहीं 2-2 फोन लिए घूम रहे हैं. कोई लोग तो 2-2 लिए घूम रहे हैं. और जो बेचारे सट्टेबाजी में होते हैं वो तो एक टाइम पर कितने सारे फोन रखते हैं. सोचो ना, कितने सारे फोन रखकर बैठते हैं, कितना मुश्किल काम होता है उनका. तो मैंने कहा इंडिया में तो आबादी भी इतनी है और फोन भी आजकल हर कोई यूज करता है. मैं भी फोन बनाऊंगा, मैंने भी फोन बना दिया, सारी क्वालिटी डाल दी. मैं कहा भाई 108 मेगापिक्सल का कैमरा दूंगा, 1000 GB की मेमोरी होगी, जाओ ऐश करो, ये होगा वो होगा, 20 GB की रैम होगी. मैंने कहा कभी हैंग नहीं होगा. सब कुछ ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी और फोन का प्राइस रखा है सिर्फ 30,000 रुपए. ऐसा फोन मार्केट में है ही नहीं. और अगर होता भी, मुझे पता है सैमसंग जैसी कंपनी निकालती तो 1.5-2 लाख रुपए ले लेती. अब मेरा फोन सिर्फ 30,000 रुपए का. मैंने सोचा आग लगा दूंगा, लगी नहीं आग. लिया ही नहीं लोगों ने, लिया ही नहीं लोगों ने. मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं. मैंने कहा ये चक्कर क्या है. कोई पूछता तुमने ब्रांड नेम क्या रखा, मैं कहा जिंगो. कहता है, मैं कहा जिंगो ब्रांड नेम रखा. कहता ये क्या है, मैंने कहा जिंगो जैसे सैमसंग वैसे जिंगो. भाई कहता जिंगो को कौन जानता है भाई. मैंने कहा जानता क्यों नहीं, सैमसंग को कौन जानता, जान जाएंगे मुझे. लेकिन पहले से ही जो ब्रांड्स मार्केट में एग्जिस्टिंग है वो इतने स्ट्रांगली पोजीशनड है, इतना बड़ा ब्रांड नेम चल रहा है उनका, आप जिंगो कह के कहां से बेच दोगे भाई.
तो इतनी जल्दी तो कोई टेस्ट नहीं करेगा आपका। और आपने इतना सस्ता फोन कैसे बनाया? आपने किसी से मार्केटिंग नहीं कराई, बड़े बड़े स्टार्स वगैरह बुलाकर, आलिया, रणबीर वगैरह, इनको बुलाकर ऐड नहीं कराई। नहीं तो आज की डेट में तो वीवो वाले जब सबसे पहले फोन उतारते हैं पूरे इंस्टाग्राम पे छा जाते हैं, सारी सेलिब्रिटी के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, वो ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके बात करते हैं, हेलो यहाँ पे वीवो दिखना चाहिए, मेन ये उनका पॉइंट होता है। हमने ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट कराई नहीं, हमने खर्चे किए नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट बनकर 30,000 में तैयार है। और भी जो आलतू फालतू खर्चे होते हैं हमने किए, लेकिन कोई मार्केट में जानता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए? तो मैं सैमसंग वाली कंपनी के पास गया, सीईओ के पास। मैंने कहा भाई तुम्हारा फोन हर कोई ले रहा है 1.5 लाख का, और मेरा 30,000 का भी नहीं ले रहा, ये क्या चक्कर है? और मेरे फोन में तुमसे ज्यादा विशेषताएं हैं। कहता हाँ। कहता एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या? कहता तुम्हारा एक फोन बिका था। मैंने कहा हाँ एक बिका था, मुझे याद है। कह रहा वो मैंने ही लिया था। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ। कह रहा देखो मैं यूज भी कर रहा हूँ, वो मेरा फोन यूज कर रहा है। मैंने कहा ला तुम तो मेरा फोन। कह रहे यार बहुत बढ़िया फोन है, इससे बढ़िया तो फोन कोई नहीं। मैंने कहा तेरे को इतनी समझ है, तेरे को इतनी अकल है, तूने ले लिया तो बाकी लोग क्यों नहीं ले रहे? कहता क्योंकि हमारे फोन के ऊपर सैमसंग लिखा है, वो नाम से बिकता है। तो मैंने कहा उसमें क्या हो गया, मैं भी सैमसंग लिख देता हूं। मैंने कहा मैं भी सैमसंग लिखकर बेच दूं? कहता कोई बात नहीं, बेच दो। प्रति फोन 20,000 रुपए हमें दे देना। मैंने कहा ये क्या बात हुई, सिर्फ नाम लिखने के इतने पैसे? कहता हाँ हमारे नाम से बिकता है तो हम तो नाम के पैसे लेंगे, तू अपने फोन पे कहते जिंगो निकाल के सैमसंग लिख, देख तेरा फोन धड़ाधड़ कैसे बिकता है। बात तो सही है भाई की, बात तो सही है भाई की। वो कह रहा है तेरा फोन बिक जाएगा सैमसंग लिख। अब मैंने कहा ठीक है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि फोन इतने सारे बनाकर रख लिए, लाखों फोन मैंने बनाकर रख लिए, सोचा था बिक जाएंगे, बिक तो रही नहीं, तो मैंने कहा सैमसंग लिख कर ही बेच देता हूं। अब हर फोन के लिए मुझे 20,000 रुपए देने हैं। क्या ये जो खर्चा है इट इज पर यूनिट? आंसर है हाँ, मतलब ये डायरेक्ट है। क्या मैं उसको मटेरियल का पैसा दे रहा हूं? आंसर है नहीं। क्या मैं उसे लेबर का पैसा दे रहा हूं? आंसर है नहीं। तो जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, फिर भी मैं पर यूनिट पर पैसा खर्च कर रहा हूं, तो ये कौन सा है? ये है जी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। और बाकी जितने भी टाइप के आपके एक्सपेंस होंगे अदर देन मटेरियल लेबर, वो सारे क्या रहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मैंने कहा आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, ठीक है ना, आपकी मशीन है, लेट से मशीन की डेप्रीसिएशन है, तो ये सब चीजें कहां आएंगी? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के अंतर्गत इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आप इनको पुत्र कैटेगराइज करते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सीखने के बाद हमें क्या करना है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सीखने के बाद हम क्या करेंगे? जो इसमें से डायरेक्ट वाले एरो हैं इन सबको एक तरफ ले आइए। जो डायरेक्ट वाले एरो हैं इन सबको एक तरफ ले आइए। और जो इनडायरेक्ट वाले एरोज हैं उनको एक तरफ ले आइए। मैंने कलर स्कीम जानबूझ के चेंज करी है सो दैट हमें क्लियर हो जाए। जितने भी मैंने डायरेक्ट वाले एरो बेटा एक तरफ कर दिए, इन सबको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और आप इनको प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इनको डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमने इनडायरेक्ट वाली कॉस्ट लिखी है इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर आप इनको बेटा ओवरहेड्स के नाम से भी बुला सकते हो, या फिर आप इनको ओवरहेड्स के नाम से भी बुला सकते हो। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तो तीनों कंपोनेंट हमें दिख गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जब इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं कॉस्ट शीट के पर्पस के लिए, जब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकी क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाइज नहीं की जाती कि आप इनडायरेक्ट नेचर के हो, मटीरियल हो, लेबर हो या एक्सपेंस हो। इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है फंक्शन वाइज कि आप कहां पर इनकर हो रहे हो। कहां पर आप इनकर हो रहे हो का मतलब इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, फर्दर इनको क्लासीफाई किया जाता है। अगर आप फैक्ट्री में हो रहे हो तो आपका नाम हो गया जी फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोला जाता है। अगर आप ऑफिस में खर्चा हो रहा है आपका तो आपको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, आपको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा हो रहा है तो आपका नाम रखा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसको कलेक्टिवली मार्केटिंग ओवरहेड्स के नाम से भी बुलाया जा सकता है। ठीक है जी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इसके नॉलेज बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके बिना कॉस्ट शीट को करना धोखा है, ब्लफ है। ऐसा नहीं कि होएगी नहीं, हो तो जाएगी लेकिन बेसिक पूरे का पूरा रह जाएगा, रट्टा लग जाएगा। अभी हमने देख लिया जी कुल मिलाकर 6 खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अलग हो गया प्राइम कॉस्ट। उसके अलावा जो ओवरहेड्स है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उनको 3 भाग में बांट दिया। या तो तुम प्रोडक्शन वाले हो,
या तुम एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो या तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो, तो इसी बेस पर हम जो है आगे जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हो गया। उसके बाद हम आ रहे हैं जी फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा आ रहा है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, किस तरह से चीजों को अरेंज करना है इसके अंदर। आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वी आर प्री सपोजिंग देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है और वहां से फिनिश गुड्स बना देता है। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल जब वो ईयर एंड पर अपनी कॉस्ट शीट बना रहे हैं या फिर मंथ एंड पर बना रहे हैं, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जब अपनी कॉस्ट शीट बना रहे हो, तो आपका कुछ सामान ऐसा है जो कि प्रोडक्शन फ्लोर पर बन रहा है, मतलब स्टोर से निकलकर एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर पर पहुंच गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, फिनिश नहीं हो पाया, मतलब WIP है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर कैन बी स्टॉक्स एज वेल, नॉर्मली देयर आर स्टॉक्स। ठीक है ना, स्टॉक्स रहते हैं किस किस चीज का, 3 आइटम का, रॉ मटेरियल, WIP और FG, इन 3 चीजों का स्टॉक भी होगा। रॉ मटेरियल मतलब रॉ आइटम जो कि आपने खरीद कर रखी हुई है, और जितनी बन गई वो हो गई फिनिश गुड्स। हो सकता है सारी की सारी ना बिकी हो, अभी तो कुछ फिनिश गुड्स मेरे पास खुद का पड़ा है, और जो आइटम ना तो रॉ मटेरियल है ना जो FG है, बीच में ही पड़ी है, अभी आधी अधूरी बनी हुई, उसको कहते हैं WIP। तो जब हम फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बनाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है उसके अंदर ये खर्चे जो कि मैंने अभी बोले, और साथ ही साथ जो मैंने आइटम्स बोली हैं आपके स्टॉक्स की, ये सभी आइटम्स उसके अंदर आ जाएंगी। देखिए जी, तो हम कह रहे हैं, हेडिंग लिखते हैं, कॉस्ट शीट ऑफ डैश। कॉस्ट शीट ऑफ डैश मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो वाला आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देंगे। फॉर द पीरियड डैश टू डैश, कब से लेकर कब तक बना रहे हो वो भी आपने यहां पर मेंशन कर देना। तो इस तरह से हेडिंग्स डालकर जो है हम स्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले क्या कहा था मैंने, देर आर 2 टाइप ऑफ कॉस्ट, या तो डायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो बिल्कुल प्राइमरी हैं, जो कि बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि यार 1 यूनिट को बनाने के लिए इतना खर्चा लगा, चाहे वो मटेरियल का है, लेबर का है या एक्सपेंस का है। तो सबसे पहले जो खर्चा डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है उसी को कॉस्ट शीट के अंदर लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट वाले खर्चे, और तीनों लिखने के बाद उनका जो टोटल है उसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल, साथ में वर्ड लिखेंगे जी कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2 है पुत्र डायरेक्ट लेबर, और नंबर 3 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 3 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा, इन तीनों को प्लस कर दिया, तो हमारे सामने क्या आ गया जी, इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट 1 + 2 + 3 कर दिया। लिखते चलेंगे, पहले एक बार लिख दो, फिर मैं पूरी कॉस्ट शीट का एनालिसिस, डीप एनालिसिस करके आपको सिखाऊंगा। नंबर 5 आ रहा है जी, जैसे ये वाला काम खत्म हुआ इसके बाद कौन सा खर्चा आ जाता है, फैक्ट्री का। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आप बोल सकते हैं, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के साथ ही हम नंबर 6 पर आ गए जी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नंबर 6 हो गया। नंबर 7 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड नंबर 8 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। जो स्टॉक्स हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, कुछ पर्पस है। 7 8 हो गया। वी कम टू पॉइंट नंबर 9। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे सामने आ गया जी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे आया? हमने जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था नंबर 6, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस कर दिया, हो गया जी नंबर 9। उसके बाद हमारे सामने वापस से खर्चे आ जाते हैं। जब हम कॉस्ट शीट के अंदर जा रहे हैं, डायरेक्ट खर्चे आ गए, इनडायरेक्ट खर्चे आ गए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि पूर्ण तरीके से ना तो डायरेक्ट लगते हैं ना इनडायरेक्ट, और अगर लगते हैं तो यहां पर ये क्लैरिफिकेशन है कि यार ये प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग किस में आने चाहिए, तो उन खर्चों को अलग से बताया गया। वो हम स्पेशल चीजें यहां पर 5 पॉइंट है जिसमें से 4 खर्चे हैं, एक छोटा सा स्क्रैप का इनकम है, वो यहां पर लिखने वाले हैं। 9 नंबर के बाद आ रहे हैं जी नंबर 10। प्लस कर दीजिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नंबर 11। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नंबर 12। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स related to production administration overheads पुत्र related to production activity number 13 minus credit for recoveries minus credit for recoveries oblique scrap oblique बाय प्रोडक्ट भी से बोला जाता है। नंबर 14 प्लस पैकिंग कॉस्ट। जी कौन से वाली पैकिंग? ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइमरी वाली पैकिंग। पहले एक बार फटाफट से बना रहे हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं। ये सब चीजें ऐड करने के पश्चात हमारे पास नंबर 15 आ गया जी, जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे है? ब्रैकेट में 9 में हमने 10 प्लस किया, 11 प्लस किया, 12 प्लस किया, लेकिन 13 को किया है माइनस और 14 को कर दिया है प्लस। ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आता है नंबर 16 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG और नंबर 17 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। इसको खत्म करने के पश्चात वही कम टू नंबर 18, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 प्लस 16 माइनस 17 और 90 नंबर आता है जी किसका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। 19 नंबर इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सर ऊपर भी आपने लिखा था सर भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओ पुत्र उसके ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ लिखा सी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले हैं तो ऊपर जाएंगे, ये लिखे हमने पॉइंट नंबर 12 में। अदरवाइज अगर वो जनरल नेचर के हुए तो वो नीचे की तरफ आपका आएगा। 20 नंबर मार्केटिंग ओवरहेड्स। 20 नंबर है जी मार्केटिंग ओवरहेड्स। मार्केटिंग ओवरहेड्स के अंदर दो बाइफर्केशन होती हैं, एक है सेलिंग ओवरहेड्स और दूसरा है पुत्र डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एक है सेलिंग ओवरहेड्स और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 20 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21 नंबर इंटरेस्ट, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। और इन सबको ऐड करने के पश्चात हम आ गए जी 22 पर, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें फाइनली आप ऐड करेंगे प्रॉफिट। 23 नंबर प्लस करेंगे इसके अंदर प्रॉफिट बेटा, तो आपका आ जाएगा लास्ट आइटम दैट इज नंबर 24
इज इक्वल टू सेल्स। हो सकता है प्रॉफिट उसने दिया हो तो हम ऐड करके सेल्स तक पहुंच जाएंगे। एक बार प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है, और जब बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तब तो देयर कैन बी लॉस एज वेल। तो अगर लॉस हुआ तो उसे माइनस में करके लिख देंगे, और यहां पर आकर हमारी जो कॉस्ट शीट है वो पूर्ण तरीके से पुत्र कंप्लीट होगी। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता था क्लास के अंदर इसको बनाकर हम प्रैक्टिस करें, तो इसलिए मैंने आपको दिया नहीं लिखा हुआ। लिखेंगे तो लिखकर पूरा अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है जी, अपनी लिखाई में उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ आप बच्चों ने लिख लिया होगा। जरा देखें क्या चीज है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले सही बच्चे मेरे साथ हैं। जिस अंदाजे में सिखा रहा हूं मुझे पकड़ने की कोशिश करें, पकड़ना मतलब मुझसे सीखने की कोशिश करें, बिल्कुल आराम से संयम से मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा था, जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे हमें सारे खर्चे लिखने हैं। कौन से? ये वाले मैंने मार्किंग करी थी। मैंने कहा था भाई एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसमें प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग। तो आइए जरा पहचाने, क्या हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा है? हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल आपने लिखा है। डायरेक्ट लेबर, हाँ जी। डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ जी। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन वाले। फैक्ट्री ओवरहेड के कई सारे नाम है, इसको वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा है। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा जो मार्केटिंग के अंतर्गत हमने लिखा है। सर इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, ये क्या चीज है सर, ये कैसे आया? मैं बताता हूं। जैसा मैंने कहा, देर आर 5 स्पेशल पॉइंट जो कि इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले कॉस्ट शीट में इंट्रोड्यूस किए, जिनका रिलेशन डायरेक्टली नहीं पता चलता कि यार ये फैक्ट्री को सर्विस दे रहे हैं या ऑफिस को दे रहे हैं। तो उन्होंने ना उसको फैक्ट्री में डाला, ना ऑफिस में डाला, ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको कॉमन छोड़ दिया। फैक्ट्री के बाद और एडमिन से पहले इन्होंने कहा जी खर्चे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, और अगर कोई स्क्रैप की इनकम है इसको माइनस कर देना। ये क्या चीज होती है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नाम से ही समझ आता है, कंपनी ने अगर कोई खर्चा किया है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, हो सकता है आपने क्वालिटी का एक डिपार्टमेंट बिठा दिया जो कि रॉ मटेरियल जो आता है उसकी क्वालिटी टेस्ट करता है पहले। अगर सही क्वालिटी का हुआ तभी हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करें, लेट से उनकी मैं सैलरीज दे रहा हूं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल आ गया। फिर लिखे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा। आज की डेट में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आपको अगर दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है अपने प्रतिद्वंदी से, तो आपको नया नया कुछ प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिसके अंदर लेट से नई नई क्वालिटीज हो जो कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड को पूरा कर सके। या फिर लेट से मुझे अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को सुधारना है, तो हम तरह तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमने एक डिपार्टमेंट बिठा दिया तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी खर्चा होता है वो इस वाले पर्टिकुलर हेड के अंदर आ जाएगा। फिर लिखा है जी एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब ये क्या आइटम है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने दो जगह लिखा। एक हमने लिखा है यहां पर जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, और दूसरा लिखते हैं यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये क्या चीज है? नॉर्मली एडमिन का मतलब होता है ऑफिस वाले खर्चे, और ऑफिस वाले खर्चे आपके नीचे आएंगे सीओजीएस के बाद। जैसे कि जब आप ट्रेडिंग पी&एल बनाते हो आपका सीओजीएस कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन एडमिन और सेल के खर्चे कहां आते हैं? पी&एल के। वैसे ही कॉस्ट शीट कहते हैं सीओजीएस के बाद ही आपका ऑफिस का खर्चा आना चाहिए, मान लिया। लेकिन एक एडमिन है जो ऊपर पड़ा है, ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि दिखने में अगर वो ऑफिस का खर्चा है लेकिन उसका कोई भी रिलेशन आपके फैक्ट्री के साथ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ है, तो उस खर्चे को आप ऊपर डालिए सीओजीएस से। जैसे कि मान लो हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर देखने में लग रहा है कि फैक्ट्री वाला बंदा है, लेकिन वो फैक्ट्री में रहकर फैक्ट्री में एक्चुअल मशीन्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो तो बॉस बनकर बैठा है। अपना ऑफिस दिया फैक्ट्री के अंदर, एक सुंदर सा एसी वाला ऑफिस बनाकर दे दिया, बढ़िया सा कैबिन दे दिया, आपको उसी के अंदर बैठना है और आप अपनी फैक्ट्री को मैनेज करो, फैक्ट्री वाला ऑफिस वर्क कर रहे हो आप। तो वो एक एग्जांपल हो गया एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन ना बताए कि एडमिन ओवरहेड कौन सा, सिंपल उसने लिखकर छोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये नहीं बताया कि एडमिन ओवरहेड कौन सा है, तो आपने हमेशा उसे जनरल ही मानना है, कभी भी प्रोडक्शन वाला नहीं मानना। उसके आगे लिखा है जी माइनस क्रेडिट फॉर रिकवरी। सर 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 ये माइनस क्यों हुआ सर? सर कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट बना रहे हैं, मतलब सारे खर्चे ऐड 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 होते जा रहे हैं। ये कौन सी चीज है जो माइनस हुई? मतलब ये कॉस्ट नहीं है, इट्स सिंपल एज दैट, ये कॉस्ट नहीं है। मान लो जी हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जब मटेरियल से हमने एफजी बनाया तो एक तो एफजी बन गया, कुछ आइटम्स ऐसी हैं, कुछ सामान ऐसे जो कि एफजी नहीं बन पाया, स्क्रैप के तौर पर हमारे सामने उपस्थित हो गया। अब उस स्क्रैप का क्या करें? मान लो जी मेरी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, हमने आटा मैदा चीनी सब कुछ मशीन में एक एंड से डाल दिया, हमने कहा दूसरी साइड से
क्या निकलेगा जी? बिस्किट बनकर निकलेगा। बिस्कुट तो निकला ही निकला, लेकिन काफी सारा चूरा निकल गया। जैसे घर पे कभी बिस्किट खाते हैं, बुड़ुक कुड़ुक करते हैं ना, चूरा सा गिर जाता है उसका। तो सोचो फैक्ट्री के अंदर रोज के लाखों करोड़ों बिस्किट बन रहे हैं, कितना सारा चूरा गिर जाता होगा। अब उस चूरे को क्या बेचेंगे? वो चूरा कोई खरीदते नहीं, चूरा उनके लिए क्या है? स्क्रैप है। तो उन्होंने क्या किया, इस चूरे को बेच दिया। जो आसपास के गांव वगैरह वाले थे, वो अपने चारे के अंदर जो है मिलाकर, घास जो है चारे के अंदर डालकर, घास के अंदर डालकर जो है अपने गाय बैल वगैरह को खिला देंगे, गाय भैंस को खिला देंगे। तो मैंने उनको बेच दिया। अब इसको करने से मेरे सामने एक छोटी सी इनकम आई, तो इस इनकम के कारण मेरा खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। तो हमने उसको कह दिया भैया यहां से माइनस कर दो। उसके बाद लिखा है जी प्लस कर देना पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। एक और खर्चा लिखा है पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है? ऐसी पैकिंग जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी होती है, मतलब उसके बिना आप प्रोडक्ट को इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो वाली पैकिंग कॉस्ट होती है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जैसे चिप्स है, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे जिनमें एक ही पैकिंग होती है, वो पैकिंग प्राइमरी ही है, वो पैकिंग प्राइमरी है। जैसे चिप्स है, अब यार चिप्स कैसे मिलेंगे? कभी आपने ऐसे दुकान पर जाकर कहा, ये लो भैया 10 रुपए के चिप्स दे दो, ऐसे ऐसे कर लिया, बुगुन्ना बोलते हैं इसको, बुगुन्ना कर लिया, ले भाई 10 रुपए के चिप्स दे दिए जरा। इस तरह नहीं होता भाई। आप अगर चिप्स लेने चाहे हो तो आपको पैकेट में मिलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपको तेल लेना है, आपको तेल लेना है, आप घर से खाली बोतल ले गए, आप गए, आपके तो दुकानदार भाई को, भैया इसमें 50 रुपए का तेल भर दो। और यार ये क्या बातें हो रही हैं? ये नहीं होता ऐसे। तो प्री पैक्ड कमोडिटीज जो होती हैं, अगर उनमें सिंगल पैकिंग है तो वो प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट होती है। यहां पर प्राइमरी पैकिंग को आपने डालना है, ठीक है। पहले कहां डाला जाता था? जो प्राइमरी पैकिंग होती थी उसको डायरेक्ट कॉस्ट में ही एडजस्ट कर लिया जाता था, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो जाती है बड़े इजीली पर यूनिट के साथ। लेकिन इंस्टीट्यूट साहब कहते हैं कि प्राइमरी पैकिंग को आपने नीचे डालना, ठीक है, तो आपने यहां पर डाल देना। अब जैसे ही प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं तो बच्चों के मन में आता है प्राइमरी तो कुछ सेकेंडरी भी होता होगा, जाहिर सी बात है। तो सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है और कहां पर दिखाना है बता देता हूं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सोचे इसमें डबल पैकिंग यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठकर टूथपेस्ट करते हैं, सुबह सुबह उठकर टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट जब कर रहे हैं, एक ट्यूब होती है, ट्यूब को पिचकाते हैं तो उसमें से निकल कर आता है, ब्रश रखते हैं, ब्रश के ऊपर लगा लेते हैं पेस्ट, ठीक है ना, यही करते हैं। अब ये जो ट्यूब है ये तो प्राइमरी पैकिंग है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो कि आपको ट्यूब मिलती है? नहीं, आपको एक कार्टन की पैकिंग मिलती है, गत्ते की पैकिंग मिलती है। उस गत्ते की पैकिंग के अंदर ये पेप्सोडेंट बोल रहा हूं, नॉर्मली पेप्सोडेंट यूज करते हैं, दंत कांति वालों को भी हमारी जय हो, बाबा जी के भक्त जो हैं। हाँ जी, तो आप जो है कार्टन मिला, उस कार्टन के अंदर ट्यूब है। अब जो ट्यूब है वो है प्राइमरी पैकिंग, और जो कार्टन है जिसके अंदर ये ट्यूब है, वो कार्टन, वो है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकिंग कहां पर आती है? मार्केटिंग ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। अगर क्वेश्चन कभी कहे थे सेकेंडरी पैकिंग, तो वो मार्केटिंग ओवरहेड का पार्ट बनता है, ठीक है जी। अभी तक मैंने खर्चों की बात की, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं आगे लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम खर्चे पहचान रहे हैं। हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री का ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। उसके अलावा 5 स्पेशल पॉइंट थे, हमने वो भी पहचान लिए। फिर भी इसके अंदर कई सारी आइटम ऐसे हैं जो अनटिक्ड हैं, हमें मेक श्योर करने की लास्ट तक हमारी सारी आइटम टिक्ड हो जाए। मैंने आपको कहा था कि जो कॉस्ट शीट है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में पुत्र, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जी इसके अंदर जा रहा है रॉ मटेरियल, बनकर आ रहा है एफजी, और बीच में क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग हो रही है तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड डब्ल्यूआईपी एज वेल। जब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट शीट बना रही है तो उसके पास इन 3 चीजों का स्टॉक भी रहेगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड एफजी। इनके स्टॉक को हमने किस तरह से मैनेज करना है वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या हमने स्टॉक्स लिखे हैं। मैं इसको पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं। अगर आप देखो, ये डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा है 7 और 8 नंबर में। फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा है 16 और 17 नंबर में। सर मिल गया सर, डब्ल्यूआईपी भी मिल गया सर, एफजी भी मिल गया सर, बस जल्दी से रॉ मटेरियल दिखा दो तो बात बन जाए। लेकिन आप जितना मर्जी घुर लें, आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग से यहाँ पर नहीं दिखेगा। रीजन उसका क्या है? जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब है कि इसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कुछ भी कह लो, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्टेड है। हमने जब वर्ड लिखा है कंज्यूम, मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है मटेरियल का पुत्र, वो इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है। लेकिन कुल मिलाकर स्टॉक तीनों है। ये देखिए जी, ये डब्ल्यूआईपी हो गया, नीचे एफजी, और सबसे ऊपर है मटेरियल। अब सवाल उठते हैं कि यार ये स्टॉक यहां क्यों है? किसी बच्चे के मन में आ सकते ना, भाई यहां डब्ल्यूआईपी क्यों नहीं लिख सकते, यहां मटेरियल क्यों नहीं लिख सकते, यहां एफजी क्यों नहीं लिख सकते, और यहां जो एफजी लिखा है यहां डब्ल्यूआईपी लिख दो ना, यहां मटेरियल लिख दो ना। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है?
वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस अंडरस्टैंड एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले हमने लिखा जी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है, हम कॉस्ट शीट क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाने, लेट से मैं 1 महीने की कॉस्ट शीट बना रहा हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर मैंने मटेरियल कितना यूज किया। आप कहते हैं मैं ना 1 करोड़ रुपए का मटेरियल ले आया। अच्छा, 1 करोड़ का, बड़ा ज्यादा बड़ा लेवल पर काम है भाई, तेरा 1 करोड़ का मटेरियल है। कहता महीना खत्म हो गया, 80 लाख का तो बचा है अभी भी मेरे पास, तो भाई ये बताना तेरा यूज कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम मींस यूज कितना हुआ, तो कितना यूज हुआ, सिर्फ 20 लाख रुपए का मटेरियल ही अपना यूज हुआ है। तो हम कहते हैं भाई अगर आपका कोई स्टॉक्स है उसको एडजस्ट कर लो। मान लो इस एग्जांपल में आप कहते हैं मेरे पास 5 लाख का तो पुराना भी पड़ा था, 5 लाख का पुराना पड़ा था, 100 लाख का तू और ले, टोटल हो गया 105 लाख, और अभी भी तेरे पास 80 लाख बचा हुआ है, मतलब तेरा कितना यूज हुआ, 25 लाख का यूज हुआ। तो हम कहते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके आप आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मटेरियल कंज्यूम, जो कि कहते हैं जितना मटेरियल एक्चुअल में यूज हुआ सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं लेबर, लेबर के खर्चे डाल दिए, एक्सपेंस डाल दिया, तो हमारे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई जी जिसका नाम हमने रखा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया। हमने कहा इसके बाद सबसे पहले खर्चा कौन सा आएगा, ये भी मन में आ सकता है ना, फैक्ट्री ऊपर क्यों, एडमिन और सेलिंग नीचे क्यों, पहले सामान बनेगा या बिकेगा, पहले सामान बनेगा तो सबसे पहले फैक्ट्री का खर्चा आ गया। हमने फैक्ट्री का खर्चा लिखा, यहां पर एक वर्ड लिखा है जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर बाकी सब तो ठीक है, सर ये ग्रॉस का मतलब क्या है, सर ये ग्रॉस यहां पर क्यों लिखा है, और फिर आपने कुछ कुछ किया, आपने इसको नेट कर दिया, सर ये चक्कर क्या है, जरा इसके बारे में हमें बताओ, हम जानने के इच्छुक हैं। बिल्कुल बता रहे हैं जी। ओई हुई 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 नो 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 नो। हाँ जी, जरा गौर से सुनेंगे। डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करास और यहाँ पर क्यों होती है, ये बताओ। ये जो सामान मैंने कहा कि यार रॉ मटेरियल से एफजी बन जाएगा, कुछ डब्ल्यूआईपी पड़ा रहेगा, डब्ल्यूआईपी कहाँ पड़ा है, ऑफिस में पड़ा है क्या, ऑफिस में पड़ा है क्या, नहीं भाई फैक्ट्री में पड़ा है। सामान कहां बन रहा है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में पड़ा है, तो इमीडिएटली फैक्ट्री का खर्चा डालने के बाद एडजस्टमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैं कहता हूं जी ये हमारा पूरा मंथ है, आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया, उस महीने की हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। इसमें लास्ट में यहां पर, इसमें लास्ट में यहां पर 28 तारीख से 30 तारीख तक जो आपने काम स्टार्ट किया ना, वो अब तक कंप्लीट ही नहीं हो पाया। कंप्लीट नहीं हो पाया मतलब ये क्या है मेरे लिए, क्या है, डब्ल्यूआईपी है। ये मेरे लिए क्या है, डब्ल्यूआईपी। जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या मैंने यहां पर कहा कि कितने दिन का ऐड करो, नहीं, यानी कि जो भी पीरियड है हम उस पूरे पीरियड में जो है खर्चा वो ऐड करते रहे। हमने क्या किया, 1 से लेकर 30 तारीख तक सारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिया। लेकिन हमने ये देखा कि यार जो लास्ट के 3 दिन है ना, 28, 29 और 30, इन 3 दिन में जो मैंने काम स्टार्ट किया वो तो काम खत्म ही नहीं हो पाया, यानी कि क्या रह गया, डब्ल्यूआईपी। और आप कॉस्ट शीट में देखेंगे अंतिम पड़ाव क्या है, सेल। क्या कभी डब्ल्यूआईपी सेल होता है, आंसर है नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ जो गुड्स फिनिश है उनकी कॉस्ट को आगे लेकर जाना है। तो मैं कहूंगा यार ऐसा करो, जो इन 3 दिन के अंदर खर्चा हुआ है ना उसको आइडेंटिफाई करो और उस खर्चे को उठाकर बाहर निकाल दो। कौन सा खर्चा, जो फैक्ट्री में हुआ, फैक्ट्री में खर्चा कौन कौन सा हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये 4 आपके खर्चे हुए हैं। इन 4 को आपने बाहर निकाल देना, कितना, जो डब्ल्यूआईपी का बिलोंग करता है। ये देखिए, तो हमने कहा माइनस कर देना, हमने कहा जी माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी जब हम बोल रहे हैं, आपका क्या क्या माइनस होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। जितना भी ये खर्चा है कौन सा, जो लास्ट के 3 दिन का है, वो आपने माइनस कर देना। लेकिन मजे की बात यह कि इंस्टीट्यूट जो है नॉर्मली इनको कैटेगरी वाइज नहीं बताता, आपको इकट्ठी वैल्यू बता देगा, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी इतना है, तो आपने उस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां से पुत्र माइनस कर लेना। सिमिलरली लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूपी, इसका क्या मतलब है, यार अगर 28, 29, 30 ऐसे है, तो जो हमारा पिछला मंथ रहा होगा उस पिछले मंथ में भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिन ऐसा काम हो जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रह गया था। तो जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था वो मेरा इस पीरियड का क्या बनेगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और ये पिछले पीरियड में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था, डब्ल्यूआईपी तो इस पीरियड में क्या हुआ होगा, कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट हुआ होगा मतलब ये फिनिश गुड्स बन गया होगा, तो आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या कहा कि आप ओपनिंग को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये क्या बन गया, एफजी। तो अल्टीमेटली जब मैं प्लस माइनस डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट करने के बाद आगे पहुंचा हूं, तो जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है वो सिर्फ किन की दिख रही है, एफजी की। अब मैं आगे इसके कुछ शब्द लिखने वाला हूं। जो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, जो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, ये किसकी होती है, ऑन एफजी एंड WIP, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड WIP। और जो WIP की एडजस्टमेंट के बाद आ गया, ये सिर्फ किसकी कॉस्ट आ गई पुत्र,
ये आ गई एफ जी की, तो हम लिख रहे हैं एफ जी ओनली। वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी के नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक हम पहुंच गए, 5 स्पेशल पॉइंट मैंने बता दिए। तो हमारे सामने टर्म आ रही है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कि भाई जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए ना सारे, उनकी कॉस्ट ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई मेरी। अब जितने गुड्स मैंने बनाए, क्या जरूरी है मेरे सारे के सारे सेल हो गए? आंसर है नहीं। आप लास्ट में जब लिखते हैं सेल्स, ये सेल्स कौन सी यूनिट्स की है? ये सेल्स ऑब्वियसली उतने यूनिट्स की है जो कि आपके यूनिट्स उत्तर सोल्ड हैं, सिर्फ जो यूनिट सोल्ड हैं उनकी सेल है। तो आप जब इनसे कॉस्ट कंपेयर करोगे, वो कौन से यूनिट्स की करोगे? जितने सेल किए। मतलब सोचो, मैंने 1 लाख यूनिट बनाए, 90,000 बेच दिए, तो आप अगर यहां पर 90,000 यूनिट की सेल वैल्यू ले रहे हो यार, तो यहां पर भी तो 90,000 यूनिट की कॉस्ट ही आनी चाहिए ना। लेकिन आपने बनाई कितने? 1 लाख। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स की दिख रही है? 1 लाख यूनिट्स की दिख रही है। मैंने क्या कितने बेचे हैं? 90,000। यानी कि हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जब वो गुड्स बेचे ही नहीं तो उनकी कॉस्ट को माइनस करो। तो हमने कहा माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। और ऐसा करने के पश्चात आपके पास सिर्फ कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। उन गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी जो गुड्स मैंने सेल किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है उसे माइनस कर देना, और सिमिलरली हो सकता है कोई ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हो पिछले पीरियड का बचा हुआ, तो वो हमने इस बार उसको बेच दिया हो, तो उन यूनिट्स की कॉस्ट को ऐड कर लेना और क्लोजिंग वाले की कॉस्ट को आपने माइनस कर देना। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, की ये वो गुड्स की कॉस्ट है जो कि हमने सेल करे हैं। उसके बाद आपका ऑफिस का खर्चा आ गया, और हेड आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग का खर्चा आपका कौन सा होता है? जो कि प्रोडक्ट को सेल करने में लगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, मार्केट रिसर्च का खर्चा हो गया, आपने अपने एजेंट्स को की कमीशन दी वो खर्चा हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? टू मेक श्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा है। मान लो मैंने डिलीवरी वैन ले ली किराए पर, डेली उसमें सामान लादकर हम कहीं ना कहीं भेज रहे हैं, तो उस डिलीवरी वैन का जो रेंट में दे रहा हूं, या फिर मान लो डिलीवरी वैन मेरी खुद की है, उसका जो डेप्रीसिएशन का खर्चा है, ठीक है ना, तो वो सारे खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर बेटा आ जाएंगे। उसके बाद एक स्पेशल आइटम यहां पर आ रही है जी, इंटरेस्ट। इसका क्या रौला है? इसका क्या रौला है? देयर आर बेसिकली टू स्कूल्स ऑफ थॉट। दो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि यार इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, इसको आपको अकाउंट फॉर करना ही नहीं चाहिए। एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं इंटरेस्ट को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट ये कहता है, कभी कहते हैं ले लो, कभी कहते हैं ना लो, कुछ कुछ समय के बाद मॉड्यूल में अमेंडमेंट कर देता है। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि भाई इंटरेस्ट को आप कंसीडर करो, और कहां करें? उन्होंने ये भी बोला इट इज टू बी शोन, सुनना ध्यान से, इट इज टू बी शोन एज अ सेपरेट आइटम ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपने पूरी कॉस्ट शीट अपनी बनानी नॉर्मल वे में जैसे बनाते हो, और लास्ट में आकर कॉस्ट ऑफ सेल से पहले, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? जो आपकी फाइनल कॉस्ट बनती है, उससे जस्ट पहले आपने इंटरेस्ट को ऐड कर देना यहां पर, उसको मिलाकर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल बनानी है। और सेल्स जब दी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ध्यान ये रखना कि जब आप अपना मार्केटिंग ओवरहेड बुक करोगे, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कई बार क्वेश्चन पर यूनिट बताता है, तो आपको अगर क्वेश्चन पर यूनिट दे रहा है तो आपने इनको कौन से यूनिट्स पर कंसीडर करना है? सिर्फ यूनिट्स सोल्ड के लिए कंसीडर, मैं लिख भी देता हूं, कंसीडर ओनली ऑन यूनिट्स सोल्ड। कंसीडर ओनली ऑन यूनिट्स सोल्ड जी। इसके बाद हमें पता है कि इंस्टीट्यूट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें फंसा सकते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें अपने मॉड्यूल में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख कर दी। अब जहां जहां मैंने देखो ग्रीन कलर से मार्क किया है, जहां जहां मैंने ग्रीन कलर से मार्किंग करी है, उसका मतलब क्या है? ये क्या है? पड़ाव है। पड़ाव का मतलब होता है कि आप यहां पर अगर रुक गए, जैसे मटेरियल लेबर एक्सपेंस ऐड किया, प्राइम कॉस्ट पर रुक गए, फैक्ट्री ओवर ऐड किया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे रुक गए, फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यू एडजस्ट किया तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे रुक गए, फिर 5 खर्चे ऐड किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, और लास्ट में आ गया सेल्स। अब देखने से लग रहा है ये सारे क्या हैं? हेड्स हैं। हेड्स हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में क्या लिखते हैं कि कॉस्ट हेड्स कौन से हैं? कॉस्ट हेड्स इन अ कॉस्ट शीट।
एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में इंस्टीट्यूट आपको फंसा लेगा इसमें। तो कॉस्ट हेड्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। ए प्राइम कॉस्ट, बी कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट को हेड नहीं मानते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा, और लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये चार हेड हैं। एग्जाम में अगर कभी लिखकर बता दे आपको कि भाई कैसे होगा, तो कौन सा ऑप्शन है या कौन सा नहीं है, तो आपने ये चार याद रखने हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पे लिख देगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो हेड नहीं है। इंस्टीट्यूट कहता है भाई ये चार हेड हैं आपके, ठीक है। अब हमने डिटेल स्टडी तो कर ली कॉस्ट शीट की, क्वेश्चंस पर भी मैं आपको लेकर जा सकता हूं। क्वेश्चंस पर ले जाऊं क्या, एक मिनट रुको, उसके बाद फिर लिख पाऊं बाकी की बातें। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, पहले आपको क्वेश्चन पर ले जाता हूं, मुझे कुछ और बातचीत करनी, लेकिन उसको हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एडजस्ट करेंगे जी। ये लीजिए, तो हमने ये किया कॉन्सेप्ट 3, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमारा डन हो गया। ये लीजिए क्वेश्चन करवाता हूं आपको एक। कॉन्सेप्ट 4, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। कम ऑन गाइस, कॉन्सेप्ट नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। ब्लेसिंग वाली किताब निकाल लेंगे। सिंपल कॉस्ट शीट का क्या मतलब है, क्वेश्चन हमें डाटा देगा, जितने भी पॉइंटर्स हमने कॉस्ट शीट में बनाए एज इट इज देगा, हमें सिर्फ उठाकर उनकी प्लेसमेंट करनी कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, तो यहां पर आ जाएंगे कॉस्ट ब्लेसिंग में क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के आगे कुछ चीजें लिखी हैं, कॉन्सेप्ट नंबर, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर, आंसर और एक स्टार बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बता देता हूं फटाफट से। जैसे हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पहला प्रश्न कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आकर यहां पर लिख लेंगे जी कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये मैं ही भरूंगा, आप सिर्फ अपनी सेम टू सेम अपनी बुक में लिखते रहना, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, उसके आगे लिखे रजिस्टर नंबर। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपके कई सारे रजिस्टर भर जाएंगे। ये पहला रजिस्टर है, अभी तो पहला ही चैप्टर है, तो यहाँ पे रजिस्टर नंबर 1 आ गया। उस रजिस्टर के अंदर आप पेजेस सब नंबरिंग कर लेना। तो यहाँ पर आप पेज नंबर, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का पेज नंबर 12 चल रहा है, तो हमने यहाँ पर पेज नंबर 12 लिख दिया फॉर एग्जांपल। ये चीज आपकी कैसे हेल्प करेगी, बहुत ही माइन्यूट लेवल की प्लानिंग है कि एग्जाम वाले डे तक जाते हुए पूर्ण तरीके से आप तैयार हो और कोई भी समय की वेस्टेज ना हो। इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, कॉस्ट शीट में मान लो आपके 50 पेज भर गए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखकर जाना है। अब उस 50 पेज में आप क्वेश्चन नंबर 1 कहां ढूंढोगे, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, लेकिन जो समय आप वेस्ट करोगे एक क्वेश्चन को ढूंढने में, और आपने पूरे सब्जेक्ट के मान लो 100 क्वेश्चन देखने हैं, तो आप एक्यूमुलेट करके कितने सारे मिनट अपने फालतू के जाया कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की टैगिंग हो गई, जब पढ़ रहे हो तो यहां पर कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन लिखा है कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्वेश्चन 1 करने वाले हैं, और यहां पर क्वेश्चन के सामने कॉन्सेप्ट है। यानी कि एग्जाम वाले डे पर जब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो या सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपने मान लो ये स्टार रेटिंग दिया, कोई भी जो इंपॉर्टेंट मुश्किल क्वेश्चन होगा हमने उसको 5 स्टार रेटिंग दे दी। लेट्स से हमने इसको ये 5 स्टार रेटिंग दे डाली, मैं दिखा दूं ये आइकन आपको, ये 5 स्टार रेटिंग दे डाली। इसका मतलब है आप एग्जाम वाले डे पे इसको पढ़ के जाना चाहते हो, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट है। अब जब आपने ये क्वेश्चन देखना, आपने अपनी ब्लेसिंग वाली किताब खोली, आप कहते हैं यार क्वेश्चन 1 में 5 स्टार है, मतलब मुझे क्वेश्चन 1 देखना है। सबसे पहले सवाल उठेगा, 3 रजिस्टर भर के कौन सा रजिस्टर में ढूंढूं, तो रजिस्टर नंबर 1 में ढूंढना, कौन सा पेज नंबर, इस वाले पेज नंबर पर जाना, और कौन सा कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट पे नजर मार लेना, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो भी आपको यहां से दिख जाएगा। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड यहां पर एक आंसर का ये रखा गया है, कोई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका फाइनल आंसर सिंगल मतलब मैथमेटिक्स में आप लिख पाओगे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप यहां पर लिख लेना। हो सकता है जब आप एग्जाम वाले टाइम पे अपने रिवीजन करने बैठो, आपको सिर्फ ये देखने की क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो, क्या आपको भूला तो नहीं, आपने कैलकुलेटर पर किया, और जो आंसर आपके पास है क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको रजिस्टर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर लिख डालोगे। उसके अलावा हर क्वेश्चन के अंदर पुत्र कोई ना कोई स्पेशल पॉइंट हो सकता है जिसके बारे में आपको लगे कि यार ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है मुझे लिखना है, तो हर क्वेश्चन के नीचे, हर क्वेश्चन के नीचे ऐसे एक करके टीआरजी की नोट दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट लिया आपने हमसे,
कोई भी सब्जेक्ट है, एफएम लिया, एडवांस अकाउंट्स लिया, कॉस्टिंग लिया, सब सब्जेक्ट में ये वाली स्टैंडर्डाइजेशन मैंने करके रखी हुई है। तो टीआरजी कीनोट में जो भी आपको मुश्किल लगेगा, कुछ भी पॉइंट है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है लिखना है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं, सो दैट एग्जाम टाइम पर फिर से आपको रजिस्टर खोले भी ना, आप सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ लो कि इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट था, और तभी आपका जो पॉइंट है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप अपने अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर के लिए तैयार होंगे पूर्ण तरीके से। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इन सब चीजों का मतलब मैंने बता दिया, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू यूज इट, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 का हमारा, कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ जेड लिमिटेड फ्रॉम जून 1 टू 30th जून 2008। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक महीने का डाटा है, जून के महीने का। इसने आपको बताया जी 1 जून की और 30 जून की बात। ये क्या है, जो ऑन 1 जून है और जो ऑन 30 जून है, ये कभी खर्चा नहीं हो सकता, ये तो लाइबिलिटी या एसेट होते हैं एज ऑन। तो जैसा हमने समझा बिल्कुल ठीक। रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखी है, ये जून 1 की, ये जून 30 की, मतलब जो जून 1 की है पुत्र ये ओपनिंग है और जो 30 जून की ये क्लोजिंग है। कॉस्ट ऑफ WIP 12,000 लिखी है, ये ओपनिंग है, और 15,000 जो है पुत्र ये क्लोजिंग है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ FG 90,000 ये ओपनिंग है, 1,10,000 ये क्या है, ये पुत्र क्लोजिंग है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन अब बता रहे हैं, सिंगल कॉलम में वैल्यूज लिखे हैं इसमें, यानी कि ये ड्यूरिंग द पीरियड वाली चीजें हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ, इतना आपने परचेज किया, ये आपने वेजेस पे करी, मतलब डायरेक्ट लेबर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। क्वेश्चन कहता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला, हमें पता है कहां जाता है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया और ये सेल्स हो गया। क्वेश्चन कहता है भैया प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपसे पूछ रहे, कहता मटेरियल कंज्यूम बता दो, प्राइम कॉस्ट बता दो, फैक्ट्री कॉस्ट, COGS एंड नेट प्रॉफिट, ये पांचों चीजें पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा साथ साथ स्मार्टली भी चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। आप अपनी कॉस्ट शीट अगर पूरी बना दो और आपने ABCDE करके इनका आंसर नहीं बताया ना, तो इंस्टीट्यूट के पास पावर है, वो नंबर काट सकता है। आपको क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी, आपने कॉस्ट शीट बनाई, कॉस्ट शीट में आपने सारी आइटम निकाली है, लेकिन इंस्टीट्यूट तो कह रहा है भाई मैंने तो तेरे से ABCD पूछी थी, तूने ये मेरे को लिखकर कहां बताई कि A का आंसर ये, B का, C का, D का, E का, ये कहां बताया तूने। तो हम इस अंदाज में अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे कि हम समय भी सेव कर लेंगे और ये ABCDE वाला भी उत्तर उसे दे देंगे। ये लीजिए, तो मैं आपको लेकर चलता हूं, मैं अपने सामने भी प्रश्न ओपन कर रहा हूं ना, ये लीजिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर, सॉरी 1, कोशिश करके जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा उनको फॉलो करना, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जैसे कि आप देखोगे मुझे कभी भी मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, नया आंसर, तो हमेशा फ्रेश शीट से करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई आंसर खत्म होगा उसके नीचे से आंसर 2 कर दूंगा। और जब एग्जाम में भी आप जाते हैं, ICA जो आंसर शीट देते हैं आपको, हमेशा फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश शीट से स्टार्ट करना चाहिए। कई बच्चे भी क्या सोचते हैं, रजिस्टर में आधा पेज बचा हुआ है, सर का क्या बोलते रहते हैं, रजिस्टर तो मेरा खराब हो गया ना, मैं तो इसी के नीचे करूंगा। कर ले भाई, हमारा काम है ज्ञान देना, लेना या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। बच्चे सोचते हैं घर पे रफ वर्क कर लेते हैं, एग्जाम में जाऊंगा ना वहां सुंदर सुंदर करूंगा, वहां सब कुछ एक साथ सारा अप्लाई करूंगा। भाई प्रैक्टिस ऐसी चीज है ना, जो चीज लाइफ में करते हो फाइनली वही होती है। अगर तुमने घर पे रफ वर्क की तरह काम किया है, अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं किया, नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, एक ही पेज में 3-3 आंसर घुसेड़ रखे हैं जबरदस्ती, तो एग्जाम में भी तुम वही करोगे। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं आ जाएगी कि एग्जाम में एकदम अपने को याद करना, नहीं अपने को ऐसे करना है। तो वहां पर गलतियां ना हो, इसके लिए बेटर है कि जब अपना प्रैक्टिस करो, घर पर करो, बैच मेरे साथ कर रहे हो, तभी से इन अच्छी चीजों को अपनाओ। ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन के अंदर भी किसकी कॉस्ट शीट बनानी है, जेड लिमिटेड। लो भाई, कॉस्ट शीट ऑफ जेड लिमिटेड। कॉस्ट शीट ऑफ जेड लिमिटेड कौन से महीने के लिए बनानी है, जून के लिए। फॉर द मंथ ऑफ जून 2008। आंसर नंबर 1, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का कॉलम मैंने क्यों बनाया, जो क्वेश्चन ABCD पूछ रहा है ना, मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा, तो मुझे अलग से आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स है, डिटेल्स अगर हमें इंटरनली कुछ लिखना हुआ, और ये आगे जी अमाउंट, और ये आगे जी अमाउंट।
जो ये हेड्स लिखे हैं, मुझे इनके बारे में कई चीज़ों के बारे में डिटेल में बातचीत करनी है, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट में करूंगा, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन हमें डिटेल्स दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम के, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करना है। अभी के लिए मैंने मटेरियल कंज्यूम आपको बता दिया था, ओपनिंग और क्लोजिंग इसका माइनस होता है और परचेज हम इसका ऐड करते हैं। अकॉर्डिंगली हम जाते हैं, एक मिनट जी, अकॉर्डिंगली हम चलते हैं प्रश्न पर। आप सबके सामने प्रश्न है, मैंने बता दिया था गूगल ड्राइव पे आपका ये चैप्टर अपलोडेड है। हाँ जी, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आता है। मटेरियल कंज्यूम में क्या, एक तो आएगा पुत्र ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल करूंगा तो मेरे सामने मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये लीजिए उत्तर पर चलते हैं। हम कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स ते पुत्र माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ जी, क्वेश्चन में गए। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है, मैं यहाँ रख लेता हूँ 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 60,000 का। परचेज ऑफ मटेरियल आपने किया 4,80,000 रुपए का। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल पुत्र 50,000 रुपए का। इसके आउटर कॉलम में फिगर बाहर निकाल लेंगे जी। 480 में 60 प्लस किया 540, 540 50 माइनस किया 4,90,000 जी। मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आ गई 4,90,000। इसके बाद हमें पता है क्या ऐड करना होता है इसमें, वेजेस को। इसके बाद हमें पता है जी क्या ऐड करना है। अच्छा ये आ गया 4,90,000, इसको ऐसा करता हूं, थल्ले आ जा पुत्र। हाँ जी, क्वेश्चन में अगर आपको याद हो उसने लिखा था, ये देखो जी यहां लिखा था ए, ए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मेरा ए पॉइंट का उत्तर आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं यहां पर लिखूंगा ए, ब्रैकेट वाला ए। तो मैंने सीरियल नंबर का कॉलम इसी में बना दिया, सो दैट हमें कॉस्ट शीट बनाने के बाद अलग से उनको ए बी सी डी ई करके उत्तर ना बताना पड़े। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया जी अपना 4,90,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला वेजेस पेड। अब सोचो, नाम होता है डायरेक्ट लेबर, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई नाम इस्तेमाल किया गया तो प्रेफरेबली वो वाला कर लिया करें। जैसे यहां पर लिखा है वेजेस पेड, तो हम डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर के बजाय वेजेस पेड लिखना जो है प्रेफर करेंगे। हम कह रहे हैं जी प्लस कर दो वेजेस पेड जी। कितने रुपए की हैं, 2,40,000। 2,40,000 की वेजेस हो गई। तो आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन ने बी पॉइंट लिखकर पूछा था प्राइम कॉस्ट ही बताना। रॉ मटेरियल कंज्यूम ने वेजेस ऐड करी, तो हमारे पास आ गया जी प्राइम कॉस्ट। 4,90,000 में 2,40,000, 4 दो 6, 6,90 और 40, 7,30,000। 7,30,000। उसके बाद हमें पता है क्या आता है जी, फैक्ट्री के खर्चे। क्वेश्चन ने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,00,000 प्लस कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,00,000। और क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग भी है, तो हमें पता है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका नाम क्या है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या क्वेश्चन ने इसका पॉइंट बनाकर पूछा है, नहीं, उसने हमसे सीधा लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट। और जब वो कुछ ना बताए तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे पास जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है उसको कोई नंबर नहीं दे देना। हम कहेंगे जी प्राइम कॉस्ट ने फैक्ट्री ओवरहेड की इज इक्वल टू उत्तर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ गया जी, 8,30,000 रुपये। इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी एंड बेटा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी।
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, क्वेश्चन है का जी ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपए का और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का, तो ओपनिंग हो गया प्लस, क्लोजिंग हो गया माइनस। ये हमारे सामने आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन ने सी पॉइंट बनाकर हमसे पूछा था, तो ये हमारे सामने आ गया जी फैक्ट्री कॉस्ट नेट वाला इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 8,30,000 में 12 प्लस किया, 15 माइनस किया, यानी कि नेट 3,000 माइनस हो गया। ये आ गया जी 8,27,000, 8,27,000। उसके बाद 5 स्पेशल पॉइंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, माइनस स्क्रैप इनकम और पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी ऐड होता है। इसमें एक पॉइंट दिया उनमें से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे जी प्लस कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और ब्रैकेट में लिखते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितने रुपए का जी? 50,000। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमने ऐड किया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में जाकर देखिए क्या उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पूछा था? नहीं, उसने डी पॉइंट दिया है सीओजीएस को और ई दिया है नेट प्रॉफिट को, तो हमें सिंपल ऐड कर देना है। अभी हम कहेंगे जी इसमें ऐड किया, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $8,27,000 के अंदर पुत्र 50,000 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 8,77,000। 8,77,000 का हो गया जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हमें पता है क्या होता था, स्टॉक ऑफ एफजी की एडजस्टमेंट, तो हम कहेंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में गए, एफजी का ओपनिंग स्टॉक दिए बेटा 90,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,10,000 रुपए का। ऐसा करते हुए हम कहाँ आ गए जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, जिसके लिए क्वेश्चन ने कहा पॉइंट नंबर डी में बताइए जी, ये लीजिए इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ उत्तर गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका 877 जो आया था उसमें 90 प्लस और 110 माइनस, यानी कि 20,000 नेट माइनस कर दो, तो ये हो गया जी 8,57,000। 8,57,000 की वैल्यू आ गई जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग ओवरहेड। क्वेश्चन में जाते हैं तो वहां हमें दिखता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कितने रुपए का जी? 25,000 का। हम ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, प्लस कर दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि कितने रुपए का क्वेश्चन है जी? 25,000 रुपए पुत्र। ये 25,000 बेटा आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने का? 857 में 25,000 ऐड किया, ये हो गया जी 8,82,000। 8,82,000। इसके बाद करना है प्रॉफिट ऐड। क्वेश्चन ने प्रॉफिट को क्या नाम दिया? नेट प्रॉफिट, और साथ में पूछा है ई पॉइंट बनाकर, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स को कंपेयर करते हुए प्रॉफिट निकाल देंगे, इज इक्वल टू सेल्स। क्वेश्चन में आप जाते हो तो सेल्स की वैल्यू दी है पुत्र 10 लाख। क्वेश्चन विच सेल्स दी वैल्यू 10 लाख। आप यहां पर इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। 10 लाख में से 8,82,000 माइनस करेंगे, ये आ रहा है जी 1,18,000। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,18,000 रुपए का। और यहां पर आकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होता है जी अंत। 1,18,000। और हमने कितना स्मार्टली काम किया, अगर आप सिर्फ ये कॉस्ट बनाकर आओ और ABCDE ना लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर कॉस्ट खत्म होने लिखना पड़ेगा आंसर टू द क्वेश्चन, ए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बी प्राइम कॉस्ट, और उसके सामने मैथमेटिक्स। इतना टाइम थोड़ी यार एग्जाम में, तो स्मार्टली काम किया हमने, ABCD बगल में ही लिख दिया। और अगर कोई सोचेगा सिर्फ कॉस्ट बना दे तो ABCD का ध्यान कौन रखेगा, तो एग्जाम में नंबर काटने की पावर उनके पास 100% रहती है। कोई बच्चा कहेगा इसके थोड़ी कटते हैं, भाई जब कट जाएंगे तभी मानने का क्या?
कटवा के मानना है क्या? ऐसे काम नहीं करने, पहले से ही सही रास्ते पर चलना है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन 1, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 से था। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई कॉन्सेप्ट करेंगे उससे संबंधित प्रश्न करेंगे, और अगर उस प्रश्न से संबंधित मुझे लगता है कि मैं कुछ आपसे अभ्यास करवा सकता हूं, तो मैं उसके लिए अभ्यासिका में पहले से ही क्वेश्चन डाला होगा। तो मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, जहां तक मुझे याद है, मैंने कोई एक क्वेश्चन तो इनपुट किया होगा, बिल्कुल किया है। प्रश्न नंबर 10 है किताब के अंदर, जहां ये हमारे, ये लीजिए जी, ये अभ्यासिका वाले क्वेश्चन आ गए आपके। इसमें ये जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ये आज का होमवर्क रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो आप भी अपने साथ कॉन्सेप्ट नंबर जरूर लिखते रहो, और आप तो अपना ये वाली चीज भी भरते हैं, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर, ये भी भरते रहेंगे साथ में। नाउ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपने, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे मैं चेक करवाऊंगा। क्या कहते हैं जी, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशन, ईयर एंडिंग है, पूरे साल की कॉस्ट शीट बनानी है। बड़ी आसान सा डाटा इसने दिया है। यहां देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं, WIP, और WIP में बता रहे हैं मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। इसका क्या करना है, अगर आपको याद हो बच्चे, थोड़ी देर पहले जब मैंने कॉस्ट शीट बनाई और मैंने डिटेल में आपको बताया, तो मैंने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के सामने ही लिखा था। क्लोजिंग मतलब ये चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, दोनों जगह, मतलब जो WIP है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टिल द फैक्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, WIP के अंदर मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो आपने इन तीनों को कंसोलिडेट कर लेना। 10, 12 और 6 कितना हो गए, 28,000, और इधर 15, 14 और 27, 15, 7, 21, 14, 35,000 रुपए। जब आप ओपनिंग WIP करोगे तो टोटल करना 28, और माइनस जब क्लोजिंग करोगे तो 35,000 करना। उसके अलावा क्वेश्चन कह रहे भाई ऑफिस एडमिन का खर्चा है, 40% प्रोडक्शन है, तो 53,000 के दो भाग बन जाएंगे। जो 40% है वो प्रोडक्शन हो गया, और जो 60% है बेटा, वो आपका हो गया जी जनरल नेचर का, और आपको पता है इसको कहां पर डालना है आपने, ठीक है ना। तो ये रहा ये वाला प्रश्न। मैं देखो क्या कुछ और भी इसमें से, जी नहीं, जी नहीं, इतनी ही चीज है। आज का होमवर्क आपको ये वाला करके ना, जब नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो मैं चेक करूंगा। ओके, जो नेक्स्ट हेड करना है, ठीक है, नेक्स्ट हेड को नेक्स्ट क्लास में ही टेकअप करते हैं। अभी यहां पर रुक जाते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन है भाई, तब तक के लिए बाय बाय। आपका फास्टैग से संबंधित कोई भी डाउट होगा, ठीक है, वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और बुक्स आने में आपको जो है थोड़ा सा ऑब्वियसली समय लगेगा। ऐसा नहीं कि छू मंतर करके बुक्स आ जाएंगी, बुक्स बिल्कुल फ्रेश न्यू न्यू बनी है। तो ऑब्वियसली इसको डिजाइनिंग में, एडिटिंग में, हर चीज अगर फुल प्रूफ आपको चाहिए कि हाँ भाई बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली द थिंग्स टेक सर्टेन टाइम, लेकिन तब तक आपकी स्टडी हेम्पर नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर के फास्ट इसके नोट्स जो है हमने डाले हुए हैं। बच्चे ने पूछा तो बुक्स कब तक आएंगी, ये मैंने जवाब दे दिया, थोड़ा समय लगेगा। सर ड्यूरिंग द ब्रेक कुड प्लीज एडवाइस पीपल हु हैव बॉट फास्टैग क्लास फॉर नवंबर 23। बच्चे क्या पूछना चाहते हो? एक बच्चा लिख रहा है नंबर ऑफ लेक्चर बता दो। सर बेटा अभी तो बैच स्टार्ट किया है हमने, इस बार कई सारे नए टाइप के क्वेश्चन भी ऐड किए न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो कितने लेक्चर लगेंगे एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से टोटल आपके अराउंड 40 तो मिनिमम है, मुझे लगता है 40 to 45, मतलब 80-90 घंटे के आसपास का ही आपका फास्टैग रहेगा रफली। सारे लेक्चर आप यूट्यूब प्रोवाइड करोगे, बच्चे सारे लेक्चर करेंगे तो फिर हमारा सीए करने का फायदा क्या हुआ? आप भी जब सीए करोगे, कोई क्लाइंट आपको कहते भाई फ्री में ही करेगा ना ऑडिट, मेरा फ्री में रिटर्न भरेगा ना, जीएसटी तो क्या फ्री में ही कर दियो? तो फ्री में नहीं होता। लेकिन हाँ कुछ बच्चे चाह रहे थे कि यूट्यूब पर सर आप दिखा दो डेमो वेमो। मैंने कहा ठीक है यार देख लो। वैसे तो जिन्होंने क्लास लेनी है बहुत सारे हजारों बच्चे पहले ही क्लास ले चुके हैं, फिर भी कुछ होते हैं जिनको रहते पहले देखेंगे। देख लो भाई, आ गया मैं पढ़ाने। बच्चे कह रहे सर मेरे को प्रैक्टिस के लिए चाहिए बैच, रेगुलर लो या फास्ट, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। बेटा अगर आपको लगता है आप मई में पेपर देना चाहते हो तो रेगुलर मत लो, 222 घंटे का बैच है। लेकिन अगर आपको लगता है आप कर सकते हो डेली 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस, तो आप ले लो, उससे जगड़ी प्रैक्टिस कहीं नहीं मिल सकती आपको। लेकिन फास्टैग में भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप चाहते हो तो फास्टैग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहे सर लाइव होंगी क्लासेस, जी नहीं। बच्चा कह रहे होमवर्क कहाँ पर करना है? होमवर्क होम अपने घर पर बैठकर करना है, सेपरेट रजिस्टर बनाना है, उसके अंदर करना है। होमवर्क का सॉल्यूशन कहीं नहीं। अगर आप सोच रहे कि यार ये होमवर्क तो दे दिया सर ने, सॉल्यूशन तो है नहीं,
सोल्यूशन कर दूं, आप करके आओ ना, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। जब कल आपके सामने आऊंगा तो पहले ये वाला क्वेश्चन का आंसर चेक कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लो जी बच्चन वगैरह हाथ पे रजिस्टर में कर लियो। ठीक है, चलिए शाम को आज अकाउंट्स का लेक्चर भी प्लान्ड है, तो आप जिन बच्चों ने भी अकाउंट्स की क्लास ली वो जरूर आए, और अगर किसी ने नहीं भी ली तो भाई डेफिनेटली आ जाए, तो भी हाजिरी लगाएं। नॉलेज का क्या है, जितने लोग उतने ही कम है। और अगर कोई सोच रहा है कि यार सर की क्लास ले या ना लें, तो डेफिनेटली यू कैन गो हेड। और आपके कोई जूनियर फ्रेंड है जो सोच रहे हैं कि क्या करें यार, आने वाले अटेंड में पक्का पास करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस लेक्चर्स, दीज विल बी 100% वर्थ, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। जय श्री राम भाई, जय श्री राम पुत्र, जय श्री राम। चलिए जी, तो समाप्त करते हैं सेशन। बाय बाय, सी यू इन एडवांस अकाउंट इन द इवनिंग। बड़ी लंबी कहानी मेरे प्यार दी।